एक एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट आपका कंट्रोल किस हद तक जा सकता है कि इंसान के ऊपर कि वो क्या-क्या करवा सकते हैं आप उससे या क्या-क्या वो कर सकता है आपके कंट्रोल में आके? सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड मेमोरी, पास्ट की मेमोरीज को हील करना, सबकॉन्शियस को फ्यूचर के लिए ट्रेन करना, पॉजिटिव चेंज लाना, सब कुछ हिप्नोथेरेपी से कर सकते हो। एंटरटेनमेंट हिप्नोसिस है। आप अगर उस लड़के को भी समझाओगे जो सुसाइड वाली गेम खेल रहा है, वो आपको समझेगा नहीं। उनका लॉजिकल माइंड स्विच ऑफ है। वो जो गुरु बोल रहे हैं ना, उनकी बात उनको ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। लेकिन अगर कोई इसके मिसयूज़ को रोकना चाहे या वो चाहता है कि ऐसा कोई मेरे साथ ना कर सके, तो उसके लिए वो कुछ कर सकता है? वैसे वाले केस में बचना 80% क्रोनिक इलनेसेस, कैंसर, डायबिटीज़, उसमें कहीं ना कहीं पे रूट कॉज मतलब मेन कॉज। लोग क्वेश्चन करते हैं कि दीपिका पादुकोण अपने डिप्रेशन को फेक कर रही थी। Deepika Padukone also became a mother recently, right? Now she knows what depression really looks like. तो इसमें आपका क्या टेक? आपको ऐसा कुछ इससे रिलेटेड कुछ फ़ील होता है कि ऐसा है या नहीं है? 7 साल की मेमोरीज 110% आपको इन्फ्लुएंस करती है सबकॉन्शियसली, आपको याद होना हो। आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे हर एक डिसीजंस में कहीं ना कहीं पे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, स्पेशली बचपन की का रोल है। लोग आज क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने आप को। नेटफ्लिक्स देख लिया, दोस्तों के साथ बाहर चले गए, इमोशनल ईटिंग होती है कि ये रिलीज़ नहीं हो रहा, ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब वो पानी भर ही रहा है अंदर, और एक टाइम आएगा या तो वो बहुत ज़ोर से फटेगा या फिर एक साइकोलॉजिस्ट के जेंडर का उसकी थेरेपी पे भी असर पड़ता है क्या? क्योंकि अगर मेल किसी को डायग्नोस कर रहा है और एक फीमेल कर रही है, क्योंकि उनके सोचने के तरीके बहुत डिफरेंट है, तो क्या उस पे भी बहुत असर पड़ सकता है? जेनी जी, आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको साइकोलॉजी या हिप्नोथेरेपी जैसी लाइन में आना है या इसको एज अ प्रोफेशन चूज़ करना है? मेरा इंटरेस्ट काफ़ी था माइंड जैसी फील्ड्स में। मैं वैसे तो बायोलॉजी की फील्ड से हूँ, मास्टर्स ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है मैंने। तो मैं बुक्स पढ़ते रहता था, माइंड रिलेटेड, और इंटरेस्ट था। तो इंटरेस्टिंगली मैं मेरी पीएचडी स्टार्ट कर रहा था माइक्रोबायोलॉजी में, और बीच में छुट्टी चल रही थी, और मुझे अभी भी याद है 2014 के आसपास एक ऐड आया न्यूज़पेपर में, अहमदाबाद में हिप्नोसिस का 2 दिन का वर्कशॉप हो रहा है, फाउंडेशंस। और क्योंकि वो 14-15 अगस्त को था, और 14 संडे था, और 15 अगस्त मंडे था, लेकिन वो छुट्टी थी। तो पता नहीं क्यों मुझे एक फीलिंग आई कि मुझे जाना चाहिए, तो मैंने 8,000 रुपये भरे और मैं अहमदाबाद गया, हिप्नोसिस सीखा। तो वो 2 दिन पता नहीं क्यों इतना मज़ा आया, मतलब सबकॉन्शियस माइंड की बात हो रही है, माइंड की बात हो रही है, और आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में, सोचो। तो मैंने सोच लिया मुझे हिप्नोथेरेपी पूरा का पूरा सीखना है। तो मैं वापस आया, तब तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पैसे नहीं है, तो घर पे बोला कि यार 20-30 हज़ार और लगेंगे नेक्स्ट लेवल के, फिर और पैसे लगेंगे। पर पता नहीं सपोर्ट किया। एंड तक जाते-जाते, मतलब समझो 2015 के एंड तक 1 साल में मैंने पूरा हिप्नोथेरेपी सीखा, क्योंकि इंडिया में आपको साइकोलॉजी की पढ़ाई नहीं करनी है हिप्नोसिस सीखने के लिए, वो कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है, कहीं पे भी सीख सकते हो। तो मैंने सीख ली, और मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं पीएचडी छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मेरा माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मास्टर्स में। तो अभी सोचो घर पे पापा है बैठे हुए, जिसने आपकी 5 साल फीस भरी है, पीएचडी करवा रहे हैं, उनको लग रहा है मेरे बेटे के नाम के आगे डॉक्टर लगने वाला है, और उनको मैं जाके बोल रहा हूँ कि मैं ये सब छोड़ रहा हूँ, और मेरे को साइकोलॉजी, हिप्नोथेरेपी में पढ़ना है। लेकिन थोड़ा बहुत जैसे रहता है, वो छोड़ के मम्मी को समझाया, और फिर कंप्लीटली हिप्नोथेरेपी में आ गया। वहाँ पे एक पता चली बात कि मेंटल हेल्थ में अगर मेन स्ट्रीम कोई है, तो वो साइकोलॉजिस्ट गिना जाएगा। इवन दो हिप्नोथेरेपी है, आप हिप्नोथेरेपिस्ट हो, लेकिन लोग उनको हीलर, लाइफ कोच, थेरेपिस्ट बुलाएंगे, लेकिन आपको एक मेन स्ट्रीम डॉक्टर नहीं गिनेंगे। तो वहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे साइकोलॉजी भी पढ़नी है। तो फिर मैंने मास्टर्स किया साइकोलॉजी में, और वहाँ से पूरी जर्नी। तो आपको मतलब हिप्नोथेरेपी ने बहुत अट्रैक्ट किया एंड हाँ, देन यू शिफ्टेड टू और साइकोलॉजी। सच्ची बोलूँ कि इवन तो मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन हिप्नोथेरेपी करने के लिए ही मैंने साइकोलॉजी की पढ़ाई के लिए, साइकोलॉजिस्ट की तरह। सो इवन अभी भी मेरा बैकग्राउंड आप देखोगे, और मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं, उनके साथ 90% ऑफ वर्क इज अराउंड हिप्नोथेरेपी। फिर जो एडिशनल चीज़ें जो आप साइकोलॉजी में सीखते हो, या और वर्कशॉप्स और चीज़ें सबकॉन्शियस के बारे में समझ के, वो कॉम्प्लीमेंट करती है चीज़ें। लेकिन अगर जैसे मेरा नाम है, अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम या कहीं पे, द हिप्नो गाय, तो मैं ऑब्सेस्ड हूँ हिप्नोसिस के साथ। बट छोटी-मोटी चीज़ें दैट यू लर्न और लोगों को हेल्प कर सकती है, क्योंकि एंड गोल ये नहीं है कि मैं हिप्नोसिस से करूँ कि वो ठीक हो। एंड गोल ये है कि सामने वाले बंदे के लाइफ में जो भी चेंज चाहिए वो मिले।
फिर वो मैं कुछ खिला के करूँ या हिप्नोसिस करके, बट मोस्टली मेरा जो बेस है और मेरा फाउंडेशन है वो हिप्नोसिस में, और स्टार्ट भी ऐसे ही हुआ था। तो वो जो एक ऐड थी, उसने मेरा पूरा दुनिया चेंज कर तो दी। हिप्नो गाय के पीछे एक एडवर्टीजमेंट। एक एडवर्टाइजमेंट है। ओके, आपने हिप्नोथेरेपी बोला। हिप्नोथेरेपी का एग्जिस्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, हम क्यों करते हैं? हिप्नोथेरेपी से, हिप्नोसिस अगर एज अ होल आप देखो तो एक सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने का एक जरिया है, अगर बेसिक लैंग्वेज में समझे, कि आपको कुछ देर के लिए सामने वाले थेरेपिस्ट हो या वो परफॉर्मर हो, जो स्टेज हिप्नोसिस होती है जहाँ पे एंटरटेनमेंट होती है, आपको सबकॉन्शियस माइंड का एक एक्सेस मिल जाता है। अभी उस सबकॉन्शियस के एक्सेस के साथ आप 10,000 चीज़ें कर सकते हो। किसी के माइंड में पॉजिटिव चीज़ें बेच सकते हो, किसी के पास्ट के अगर ट्रॉमा है वो ही कर सकते हो। हिप्नोसिस का ये भी एप्लीकेशन है कि अगर कोई कुछ भूल गया है तो रिग्रेशन थेरेपी या सबकॉन्शियस में जाके वो याद भी करवाए। एक बहुत बड़ा केस हुआ था जहाँ पे एक जन बिटकॉइन का पासवर्ड भूल गया था वॉलेट का, जिसमें बहुत सारे थे, वो भूल गया। तो मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन काफ़ी न्यूज़ में चला था। वो एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास गया और उसको बिटकॉइन का वो जो वॉलेट है उसका पासवर्ड मिला, जिसने उससे रिट्रीव करने में हेल्प किया बहुत सारे पैसे के बिटकॉइंस। आप सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड मेमोरी, पास्ट की मेमोरीज को हील करना, सबकॉन्शियस को फ्यूचर के लिए ट्रेन करना, पॉजिटिव चेंज लाना, सब कुछ हिप्नोथेरेपी से कर सकते हो। एंटरटेनमेंट हिप्नोसिस है मज़ा करने के लिए, कि स्टेज हिप्नोसिस होती है स्ट्रीट पे, जहाँ पे किसी का हाथ चिपका दिया, किसी को नाम बुलवा दिया, क्योंकि ये सब सबकॉन्शियस माइंड कर सकता है सजेशन से। दो ब्रांचेस है हिप्नोसिस की, थेरेपी, एंटरटेनमेंट। थेरेपी बेसिकली किसी के लाइफ में कुछ एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए होती है। पोटेंशियल बहुत है। स्पिरिचुअल रिग्रेशन होता है, जैसे अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में मानता है, पास्ट लाइफ में मानता है, तो हिप्नोसिस के थ्रू वो जो मेमोरीज है, वहाँ की जो लर्निंग्स है, उसमें भी जा सकता है। तो ये तो चलिए थेरेपी, आपने जैसे बोला कि लोगों के ट्रीटमेंट और उनकी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व सॉल्व करने के लिए करने हम के यूज़ करते हैं। लेकिन जैसा आप बता रहे हो कि आपने पासवर्ड तक बिटकॉइन का फैच आउट कर लिया, तो क्या एक एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट आपका कंट्रोल किस हद तक जा सकता है कि इंसान के ऊपर, कि वो क्या क्या करवा सकते हैं आप उससे, या क्या क्या वो कर सकता है आपके कंट्रोल में आके? ओके, इससे पहले होता है कि इंसान कितना हिप्नोटाइजेबल है, क्योंकि उसकी भी एक डिग्री होती है। हिप्नोसिस में एक टर्म आता है सजेस्टिबिलिटी, जो बेसिकली है कि सामने वाला इंसान कितना सजेस्टेबल है, मतलब कितना हिप्नोटाइजेबल है। पहले तो हर इंसान अलग अलग वे में एक डिग्री होती है जिसमें हिप्नोटाइज हो सकता है। अगर हम खाली 3 कैटेगरी देखें कि हाईली हिप्नोटाइजेबल, मॉडरेट हिप्नोटाइजेबल या वेरी लो हिप्नोटाइजेबल, तो अगर आप डिग्री बोल रहे हो कि कितना ज़्यादा कुछ कर सकते हो, तो ऑब्वियसली हाईली हिप्नोटाइजेबल के साथ कर सकते हो। यस। यहाँ पे और एक चीज़ आती है, लोग मानते हैं कि हाईली हिप्नोटाइजेबल कौन होगा, जो थोड़ा पागल होगा, जिसका माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन हिप्नोसिस का क्राइटेरिया ये है कि आप अगर सिंपल इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हो, आपका इमेजिनेशन अच्छा है, और कुछ देर के लिए अपना लॉजिक साइड पे रख के फोकस कर सकते हो, तो आप आराम से हिप्नोटाइज हो सकते हो। तो आप मुझे बताओ कि किसी का इमेजिनेशन अच्छा है, किसी का फोकस अच्छा है, जो इंसान इंस्ट्रक्शन सिंपल फॉलो कर सकता है, क्या उसके पास कंट्रोल अच्छा है माइंड का, या जिसका फोकस बेकार है, जिसको इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करना आता? जो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकता है। हिप्नोसिस टेक्निकली कोई एवरेज इंसान जो सही है, जिसका सब कंट्रोल अपने ऊपर, वो भी हो सकता है, लेकिन लोगों के सोचने का और खुद के ऊपर कंट्रोल कितना छोड़ सकते हैं ना, उसके ऊपर होता है। अगर आप यहाँ पे जा रहे हो कि हाईली हिप्नोटाइजेबल लोग हैं, उनके साथ क्या क्या हो सकता है, जो मेरे केसेस नहीं, अगर लेकिन जो लोगों के केसेस होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, यहाँ तक के हुआ है जहाँ पे मेरी एक ट्रेनर थी यूएसए में, जो एक बहुत ही डीप लेवल ऑफ हिप्नोसिस का प्रोसेस सिखाती थी। तो मैं इंटरेस्ट रहता, मैं सीखता था उनका। मैंने वीडियो भी देखा हुआ है। उनका एक क्लाइंट था जहाँ पे वो टेस्ट करती थी कि कितना, क्योंकि वो हाईली सजेस्टेबल था, कि कितना कहाँ तक जा सकते हैं। तो एक सेशन में उन्होंने खाली एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनको बहुत ही डीप हिप्नोसिस में डाला, और बोला कि अब से कुछ ही देर में मैं तुम्हें उठाऊंगी, तुम तुम्हारे बैंक के सब पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करोगी। और फिर करा, वो उठा, बैंक लॉगिन, ट्रांसफर डन। मतलब लोग अपनी पूरे लाखों डॉलर की कमाई 1 सेकंड के अंदर भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कैसे यूज़ करो। फिर ऐसे भी है जहाँ पे जो हाईली सजेस्टेबल नहीं है, वो आंख बंद करके रिलैक्स भी ना हो पाए, वो दूसरी डिग्री है। एप्लीकेशंस अगेन आप सोच नहीं सकते उतने ज़्यादा है, बट थेरेपी में यूजुअली ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो जैसे कुछ क्यूरियस लोग होते हैं मेरी तरह पागल, वो कुछ कुछ ट्राई करते हैं, लेकिन मोस्टली आप अगर अच्छे से एक ट्रांस स्टेट में जा सकते हो, जो हिप्नोसिस में एक टर्म आता है ट्रांस, जो हिप्नोटाइज होके, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। हम लोग अगर पूरा पॉडकास्ट खत्म हो जाए, मैं आपको सब लिस्ट आउट करूँ, तो वो खत्म हो जाएगा।
आपने जैसे बोला कि लोग हिप्नोटाइज होते हैं, उनके लेवल्स होते हैं अलग अलग, कौन कितने ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकता है। लेकिन अगर कोई इसके मिसयूज़ को रोकना चाहे या वो चाहता है कि ऐसा कोई मेरे साथ ना कर सके, तो उसके लिए वो कुछ कर सकता है। मतलब आप ये वाली हिप्नोसिस बोल रहे हो जहाँ पे आपको पता नहीं है कोई आपको हिप्नोटाइज कर रहा है। बिल्कुल, जो अभी उसको तक मैं प्रिवेंट करने हाँ के जी, लिए। जो अभी तक मैं बात कर रहा था वो डायरेक्ट हिप्नोसिस की बात कर रहा था कि एक सब्जेक्ट और हिप्नोटिस्ट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है कि मैं कुछ बोलूँगा तुम फॉलो करोगे। जैसे थेरेपी में कोई आता है, मैं बोलूँगा आँख बंद कर करेगा, यहाँ पे फ़ोकस कर करेगा, एक गहरी साँस ले लेगा। सो ये हो रहा है डायरेक्ट हिप्नोसिस जहाँ पे वी नो दैट यू आर गोइंग इनटू अ ट्रांस और मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। सेम स्टेज हिप्नोसिस में भी होता है, लोगों को पता है कि मज़ा आ रहा है, एंटरटेनमेंट है, वो जो बोल रहा है मैं फॉलो कर रहा हूँ। आप जो बोल रहे हो उसको कोवर्ट हिप्नोसिस बुलाते हैं, जहाँ पे सब्जेक्ट को पता नहीं है कि हिप्नोटाइज़ करा जा रहा है। उसकी स्किल्स अलग होती है और उसकी टेक्निक्स अलग होती है। उसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन यूज़ होता है। जैसे मोस्टली हिप्नोथेरेपी ये सब में इंस्ट्रक्शंस होती है रिलैक्स होने की, उसमें डिस्ट्रैक्शन होता है। गोल ये है कि आपका लॉजिकल माइंड कहीं न कहीं पे भटके। लॉजिकल माइंड भटकेगा, तो आप हिप्नोटाइज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। डिस्ट्रैक्शन कुछ अलग दिखा के हो सकता है, कुछ पूछ के हो सकता है या दूसरा हो सकता है इमोशंस। कभी-कभी आप अगर इमोशंस आपके हाई है ना, तो आपका लॉजिकल माइंड नीचे है। एग्ज़ाम्पल दूँ, गुस्सा आ रहा है ना, तो घर पे किसी को कुछ ऐसा बोल दोगे, जो 10 मिनट बाद जब ये गुस्सा चला जाएगा ना, सोचोगे अरे! मैंने क्यों बोला? लेकिन वो लॉजिक उस गुस्से के टाइम पे नहीं था। इसका मतलब ये है कि उस टाइम आप सबकॉन्शियसली रिएक्ट कर रहे थे। सो मोस्टली आप ये कोवर्ट हिप्नोसिस की बात कर रहे हो ना, वो डिस्ट्रैक्शन इमोशंस मेमोरी। या फिर कुछ फिज़िकल दवाई, केमिकल का यूज़ करते हैं जो ये लॉजिकल माइंड को नम करे, जो खिला देते हैं। जैसे किसी का कुछ खा जैसे बचपन में बोला होता है बाहर का कुछ खा मत लेना, वो इसलिए नहीं ज़हर है अंदर, लेकिन उसमें कुछ बेहोश कर दिया या कुछ ऐसा हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा। तो केमिकल्स भी आते हैं, ओके। जो ट्रांस इंड्यूस करते हैं। वैसे वाले केस में बचना डिफ़िकल्ट क्यों होता है? क्योंकि आपको हज़ार तरीके से डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है और पैटर्न आपकी इंटरप्ट की जा सकती है। दैट इज़ वेयर आई बिलीव कि जितना ज़्यादा आपका इमोशनल बैलेंस होगा, जितना ज़्यादा आपके पास थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा अपने इमोशंस पे, उतना ज़्यादा आप बच सकते हो। दूसरा है कि जितना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पढ़ो लिखो, जब आपको पता होगा ना कि डिस्ट्रैक्शन एक मेथड है, तो जब भी नेक्स्ट टाइम कोई अननोन इंसान आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, डिस्ट्रैक्ट होने के पहले आप थोड़ा बहुत कॉशियस हो सकते हो। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो खेल ही खत्म हो गया। फिर आपके पास लॉजिक ही नहीं है वो उससे वापस आने का। सो मे बी ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं डिस्ट्रैक्शन और जो हमें बचपन में नानी बोलती है अननोन लोगों से खुल के बात मत किया करो, कुछ खा मत लो, जितना हो सके साथ में रहो क्योंकि एक जन डिस्ट्रैक्ट हो सकता है दूसरा नहीं। तो वो सब चीज़ें एक्चुअली में इन चीज़ों से बचने में हेल्प कर सकती है क्योंकि वन्स आप वो टेक्निक में घुस गए, फिर तो वो खेल ही खत्म हो गया। फिर आप कितना भी सही बंदा हो, कितना भी लॉजिकल हो, वो चला गया। जैसे काफ़ी किस्से आते हैं यहाँ पे पता नहीं लेकिन गुजरात के साइड पे के अननोन लोग आते हैं बोलते हैं कि लाओ आपके वेसल्स जो है साफ करके देंगे चकाचक। तो वो कर देते हैं। फिर बोलते हैं अपने गहने लेके आओ उसको भी क्लीन कर देंगे। तो वो लोग दे देते हैं और फिर गहने-वहने सब गायब होते हैं और वो बोलते हैं हमें 10 मिनट क्या हुआ पता ही नहीं, याद ही नहीं है। सो उन्होंने डिस्ट्रैक्शन हज़ार चीज़ें करी होंगी जो कोवर्ट हिप्नोसिस है, वो डायरेक्टली हिप्नोटाइज़ बोल के नहीं कर रहे। बट होता है वैसा भी। सो जैसे मेरे एक ट्रेनर है यूएसए में अगेन वो बोलते हैं इन चीज़ों से बचना है। कोई भी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन ये एक साइकोलॉजिकल हुँ। मैनिपुलेशन है। वो तभी होगा जब उस साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के बारे में आपको पता होगा। हुँ। आप सीखो इसलिए नहीं कि दूसरों को मैनिपुलेट करो या दूसरों को ऐसे डिस्ट्रैक्ट करो। लेकिन आपको पता होगा वो हो सकता है ना तो उससे आप बचोगे। आपका माइंड उसके लिए रेडी होगा। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है, तो फिर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। मतलब एक प्रोसेस है, एक ट्रैप है, उससे बचने के तरीके आपको पता होंगे तो आप प्रोसेस में नहीं जाओगे। अगर एक बार चलेगा तो फिर आपको फिर तो स्ट्रेस एक हो। बार आप वो लूप में चले गए ना, फिर वो वापस आना बहुत मुश्किल है क्योंकि जैसे गुस्से वाला जैसे आपने गुस्सा कर लिया फिर वो आप रुकेगा नहीं, वो जब भी जाएगा तभी जाएगा। तो ये सब चीज़ ऐसी है कि वन्स वो इंड्यूस हो जाता है प्रोसेस, वन्स वो साइकिल स्टार्ट हो जाती है, फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट है। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपने ब्लू व्हेल ने गेम का नाम सुना है ब्लू व्हेल करके? ब्लू व्हेल हाँ। जैसे लोग सुसाइड कर देते हैं वहाँ पे, उसका स्ट्रक्चर क्या है मालूम? वो लोग पहले 30 दिन की वो चैलेंज है, हुँ। पहला दिन पे चैलेंज जो होता है ना बहुत छोटा होता है और उनको हर रोज़ एक फ़ोटो या वीडियो भेजना होता है, एक मॉडरेटर होता है और वो पास करे तो नेक्स्ट चैलेंज देता है। तो पहला चैलेंज इवन तो सब कुछ सेल्फ हार्म पे बेस्ड है, लेकिन पहला बहुत छोटा है कि यार अपने हाथ पे कट कर ले, तो वो बंदे ने कर लिया, फ़ोटो डाला। नेक्स्ट होगा तू टैटू करवा ले अपने एक्स का नाम, कर लेगा वो। ल अभी वो गेम में घुस गए, अभी क्या होता है वो मोमेंटम बनता है। हुँ। वो मोमेंटम और वो जो चल रहा है ना कि हाँ, हो रहा है काम हो रहा है, अभी 10वें 12वें सेट के बाद वो कितना भी धांसू इंसान हो, वो रुक नहीं पाएगा। क्योंकि माइंड ने एक साइकिल चला दी है लूप की कि ये मेरे को करना है, ये कंप्लीट करना है।
लास्ट दिन पे सोचो, चैलेंज के एंड में है सुसाइड कर लो, और लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो सुसाइड मतलब खुद को मार भी सकता है माइंड, अगर आप उस लूप में फंस गए तो। सो जो इनिशियल अगर लूप है वो है कि अरे यार मेरे को मोमेंटम में फंसना नहीं है। अगर मैंने इसकी एक छोटी बात मानी ना, तो चांसेस ज़्यादा है कि मैं इसकी बड़ी रिक्वेस्ट मानूंगा। जो सिंपल साइकोलॉजी है उसका वो यूज़ कर रहे हैं कि एवरी टाइम आप एक इंसान की छोटी बात मानो, आगे चांसेस ज़्यादा है कि आप उसकी बड़ी रिक्वेस्ट मानो, फिर चांसेस ज़्यादा है तीसरी। और वैसे कभी कभी आप देखोगे स्पिरिचुअल अच्छे गुरुज भी है, लेकिन लोगों की जो ऐसे भीड़ बनती है ना, उन लोगों के लिए उनका स्टार्ट बहुत छोटा होता है और छोटी रिक्वेस्ट से होता है। आओ, अरे यार फुल चढ़ा के चले जाओ, आओ मेरे बातें सुनो। तीसरे दिन बोलेंगे अपने बच्चों को भी लेके आओ, चौथे दिन बोलेंगे डोनेशन दो, पांचवें दिन उनके लिए मरने के लिए लोग तैयार है। कोई भी ऑब्सेसिव चीजें जो लोग बिंदास लोगों की मानते हैं, और कुछ लोग इसको नेगेटिवली भी यूज करते हैं, वो स्टार्ट छोटी रिक्वेस्ट से ही होती है। वो आप उनकी फॉलो करो तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट से। ब्लू वेल में वैसे हिप्नोसिस में भी पहला स्टार्ट छोटा रिक्वेस्ट होता है, डिस्ट्रैक्शन या कुछ भी हो। अभी ये चीजें बात की हो रही है कि वंस वो आप लूप में घुस गए, वो स्पिरिचुअल लूप हो, वो ब्लू वेल हो, ये कहीं भी हो सकता हिप्नोसिस है। हो, बट फिर निकालना बहुत मुश्किल है। आप अगर उस लड़के को भी समझाओगे जो सुसाइड वाली गेम खेल रहा है, वो आपको समझेगा नहीं। आप अपनी मम्मी, ऐसा नहीं बोल रहा कि होगा ऐसा, लेकिन किसी गुरु को फॉलो करिए जो आप बाहर से देख पा रहे हो कि ये डोंग कर रहा है, उनको समझाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उनका लॉजिकल माइंड स्विच ऑफ है। वो जो गुरु बोल रहे हैं ना, उनकी बात उनको ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। सो दैट इज़ वेयर वन्स आप उस चीज़ में गिर जाते हो ना, निकलना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आपने स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपी का नाम लिया, तो ये इसका क्या यूज़ है और क्या हेल्प कैसे हेल्पफुल है लोगों के लिए? ओके, सो हिप्नोसिस अगर आप पहले बेसिक स्ट्रक्चर देखो तो वो मानते हैं आपका एक कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है। और सबकॉन्शियस माइंड मोस्टली लोगों को पता होगा। तो सबकॉन्शियस माइंड में माना जाता है पहले तो कि हमारी बचपन की, हमारे आज तक की सब मेमोरीज रिकॉर्डेड है। इवन तो हमें कॉन्शियसली याद नहीं है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास वो मेमोरी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको पूछूं कि आपकी सेकंड बर्थडे पे क्या हुआ था, अनलेस एंड अनटिल कुछ हाई फाई गिफ्ट मिला था आपको, या काफ़ी कुछ इमोशनल हुआ था, या फिर लेट्स से कि घर पे पार्टी रखी थी वो कर ही नहीं पाए तो नेगेटिव इमोशन था, कुछ भी इमोशन अगर नहीं जुड़ा, तो हो सकता है आपको वो बर्थडे याद ना रहे। लेकिन अगर वो ही आपको मैं हिप्नोटाइज़ करके ट्रांस में लेके जाऊँ और फिर कमांड दूँगी, अभी 3 टू 1 गिनूँगा, 1 पे तुम्हें बचपन की सेकंड बर्थडे याद आएगी, तो आपको याद आना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपका अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, वो सब मेमोरीज़ को रखता है। वैसे ही अगर आप स्पिरिचुअल हिप्नोसिस में मानते हो, या फिर आप स्पिरिचुअल हो, आप उस कैटेगरी में हो जहाँ पे कार्मिक जो साइकिल है उसमें माना जाता है, जैसे हिंदुइज्म में, बुद्धिज्म में, तो माना जाता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपके पास्ट लाइफ, पिछले जन्म की भी इम्प्रिंट्स और मेमोरीज है। क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सोल अगर निकल रही है बॉडी से, बॉडी को त्याग के निकल रही है, उस लाइफ की लर्निंग, उस लाइफ के जो इमोशंस है, उस लाइफ के जो कार्मिक जो अकाउंट है, वो भी लेके जाना पड़ेगा। तो एक माइंड का पीस भी उसके साथ जाता है एनर्जी के फॉर्म में, जो उसके साथ रहता है, सो दैट जो आगे जर्नी ले तो उसमें उसका कुछ फ़ायदा रहे। अगर सोल अकेली निकल जाए तो पिछला कुछ भी है उसका अकाउंट ही ना रहे तो क्या फ़ायदा। सो हिप्नोसिस में माना जाता है कि जब भी अगर आप पिछले जन्म में कहीं पे भी मरे हो, तो आपके साथ उसका एक माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड का पीस भी क्या है, सो दैट वो मेमोरी आपके पास है। हिंदुइज्म में देखोगे काफ़ी जैसे अपना रामायण महाभारत में काफ़ी बार किस्से आते हैं जहाँ पे किसी को किसी पास्ट लाइफ याद आ जाती है, किसी को कुछ सपने में आता है तो पास्ट लाइफ में ये करा था। सो वो कांस्टेंट वहाँ पे है। वैसे ही अभी मॉडर्न हिप्नोसिस है जहाँ पे स्पिरिचुअल साइड है, तो वो यही चीज़ें एक्सेस करवाते हैं सेम प्रोसेस से। अगर मैं आपको बचपन की मेमोरी याद करवा सकता हूँ, तो आपको और भी पीछे टाइम में लेके जा सकता हूँ, तो आपको पास्ट लाइफ की मेमोरी याद आ सकती है। अभी पास्ट लाइफ में जाना क्यों है? सो वन तो है कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आपके कार्मिक होते हैं, जो हो सकता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन से सॉल्व ना कर पाओ, लेकिन आपको खाली समझ आ जाए ना, यार ये तो मैंने इसके साथ फलाना टिकना के साथ ये मेरे एक लाइफ में ये किया था, तो आज मेरा इसने पैसा ले लिया। तो कभी कभी वो अंडरस्टैंडिंग ही काफ़ी होती है और हीलिंग होती है कि लोग यार छोड़ना यार। कभी कभी वो जो एक्सपीरियंस है ना आउट ऑफ बॉडी का, अरे मैं एक सोल हूँ, और फिर उठो और एक सबकॉन्शियस एक्सपीरियंस मिले, तो आजकल के प्रॉब्लम छोटे लगने लग जाते हैं। फिर आपको पता है बॉडी है वो जो भी होने वाला है। तीसरा है कि एक्चुअल में कभी-कभी पास्ट लाइफ की जो पर्सनैलिटीज़ होती है वो इस लाइफ में ट्रिगर हो जाती है। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक क्लाइंट था मेरा, जिसको 25 साल पे अस्थमा चालू हो गया। क्या? आज तक कोई अस्थमा का एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं, अचानक से 25 साल पे। वो कहीं पे बोटिंग कर रहा था। बड़ी-सी लेक थी जिसमें बोटिंग कर रहा, और बोटिंग करते-करते अस्थमा। सब ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। फिर रिग्रेशन थेरेपी, तो उसको एक लाइफ दिखी जहाँ पे बोट में उसकी मौत हुई थी। पानी भर गया, साँस फूली और वो मर गया। अभी जैसे करण अर्जुन में देखा होगा, कभी-कभी फ्लैशेस आते हैं तो उनको मेमोरी ट्रिगर होती है। तो कभी-कभी पास्ट लाइफ के मामले में कुछ सिमिलर इंसिडेंसेस हो,
कुछ लोग दिख जाएँ उस लाइफ़ के सोल्स हो या ऐसा सीन हो, वो फिर से याद दिख जाए ना, तो कभी-कभी उस लाइफ़ की मेमोरी ट्रिगर हो जाती है और उस पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स है, डर है, वो ऊपर आ जाते हैं। सो ये तो क्लासिक केस था कि पास्ट लाइफ़ की डेथ है, वहाँ से जो मेमोरी थी उसकी सबकॉन्शियस में, उसकी वजह से लेग के अंदर वो ट्रिगर करके अस्थमा दिया। नाउ यू हील दैट मेमोरी एंड एवरीथिंग, इसका अस्थमा ठीक हो गया। सो ऐसे भी काम करती है चीज़ें। कभी-कभी आपको ज़रूरत होती है कुछ, जैसे समझो कि एक लड़की है जिसके ऊपर 4 जन चढ़ रहे हैं। उसने कभी कराटे नहीं सीखा, लेकिन उस दिन उसने सबको मारा, उसको ही नहीं पता कैसे। तो उस दिन सबकॉन्शियस को रिक्वायरमेंट थी, तो कभी-कभी उस पर्सनैलिटी जो कहीं पे सीखी होगी वो भी टेक ओवर कर सकती है, वैसे भी किससे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पास्ट लाइफ हो, कर्मा हो, स्पिरिचुअलिटी हो, उसको मेज़र करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। जैसे काफ़ी केस रहे जो वेरीफ़ाई, जैसे शांति देवी का एक केस था गांधी जी के टाइम पे, कि वो एक लड़की थी जो बॉर्न हुई जहाँ पे भी, उसने बोला 10 जग नाम, उसने उसका हस्बैंड का नाम बोला, वेरीफ़ाई किया, गांधी जी तक ने वेरीफ़ाई करवाया जो था। लेकिन फिर 10 ऐसे केस है जिसको आप लोग वेरीफ़ाई नहीं कर पाएँगे। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव एज़ अ साइकोलॉजिस्ट। और ये कौन बोल रहा है मैं बोलूँ? जो बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स कर रहा था, जो साइंटिफिक पेपर लिख रहा था। बिल्कुल। जिसको आप 8 साल पहले बोलो ना भगवान, स्पिरिचुअलिटी, बोला बट पेपर दिखा साइंटिफिक। फिर मेरे साथ ये एक्सपीरियंसेस इतने सारे हुए, अभी एटलीस्ट मैं न्यूट्रल वे में बोल सकता हूँ कि भाई नहीं तो होगा कि नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोल रहा नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वहाँ पे तो बैठा हूँ। लेकिन आप 5 साल पहले मैं ही पूछ लूँ लाना साइंटिफिक पेपर, लेकिन ये मेजरेबल नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि स्पॉन्टेनियसली जो हो, जैसे ये लड़का है उसको कुछ दिखा और चला गया। मेरे पास एक क्लाइंट आया था जो अचानक से अफ़गानी बोलने लग गया था सेशन में, वो एंग्ज़ायटी के लिए आया था। और उसको अफ़गानिस्तान में सोवियत और यूएस की वॉर दिख रही है 1981, और हमने कोई इंटेंशन नहीं था कि पास्ट लाइफ देखना है। हम सेशन कर रहे हैं कि एंग्ज़ायटी ठीक हो, और अचानक से माइंड ने मेमोरी दे दी। तो इसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन। हमने इंटेंशन से नहीं गए, ऑटोमैटिकली आ गए। ये सबसे ऑथेंटिक होता है, क्योंकि माइंड ने दिया है और ऑटोमैटिकली लेके गया है, और वो स्पिरिचुअल माइंड भी बुला रहा है अपने को उसकी तरफ। बहुत बार क्यों लोगों को फ़ैसिनेशन होता है मेरा पिछला जन्म, जैसे एक चा शो आता था राज पिछले जन्म का। हाँ। तो वहाँ से तो फ़ैसिनेशन है लोगों को आज भी, क्योंकि मेरे को बोलता है, "अरे यार मैं ये शो देखती थी, मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी होती है, ज़ी टीवी पे आता था।" लेकिन आज भी जैसे मैंने वो जो केस है ना अफ़गानिस्तान वाला, मेरे इंस्टाग्राम पे डाला, तो मुझे 1000 डीएम आए, 1000 मैसेजेस आए कि सर पास्ट लाइफ़ देखनी है। लेकिन अगर आप सोच के जाते हो ना कि पास्ट लाइफ़ दिखेगी, देखनी है, तो एक तो मुझे लगता है काफ़ी आपका इमेजिनेशन बीच में इंटरफियर करता है। सेकंड, उतना इंसान में चेंज नहीं दिखता, क्योंकि वो इंटेंशन वो खुद से लॉजिक से जा रहा है। उसको बुलाया नहीं है उस स्पिरिचुअल माइंड ने या कुछ। लेकिन जो स्पॉन्टेनियस वाले होते हैं ना, उसमें 100% मैंने रिज़ल्ट दिखे हैं। मेरा एंग्ज़ायटी का क्लाइंट था, आज तक मेरा कोई किसी के साथ ऐसा हुआ नहीं, और मैं ये बोल नहीं रहा कि पास्ट लाइफ़ से एंग्ज़ायटी ठीक होती है। लेकिन उस रात को मेरे को अभी भी याद है, रात को 8:30 के आस-पास बज रहे थे। उस लड़के ने 1 घंटे हिंदी में, लेकिन एकदम अफ़गानी एक्सेंट, जैसे राशिद खान और वो लोग कैसे बात करेंगे क्रिकेटर, वैसे बात करी है। उठ के बोल रहा है मुझे कुछ याद नहीं है। उठ के बोल रहा है अभी तो सर 2 मिनट हुए। मैं बोला 1-2 घंटे हो गए सेशन को, पूरा पास्ट लाइफ़ देखा। उसको एंग्ज़ायटी अगर हम लोग लेते थे, तो 25 स्कोर होता है, उसको मैक्सिमम एंग्ज़ायटी 25 में से 25। वो 4 साल से घर से बाहर नहीं निकला, रोज़ 3 गोली पी के सोता है, तभी भी नींद आई तो आई, नहीं आई। वो दूसरे दिन मुझे बोल रहा है कि मैं थाईलैंड घूमने जा रहा हूँ फ्रेंड्स के साथ। मैं बोला अरे यार क्या हुआ? तो बोल रहा है मेरे को कुछ नहीं प्रॉब्लम है, कल ऑटोमैटिकली सो गया 4 साल में पहली बार बिना दवाई। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन हील करता, लेकिन एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसी थेरेपीज़ कभी-कभी ऐसे भी काम कैन करती है, हेल्प। क्योंकि आपने सही कॉज़ को पकड़ लिया। तो कॉज़ पास्ट लाइफ और वो मेमोरीज़ होंगी। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगा कब, क्योंकि मैं भी तभी सीख रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ मेरे को अच्छा लगाने के लिए मत बोल। ऐसा नहीं है कि मैंने किया सेशन तू बोल दे 0 हो गई, और आप एक ही दिन में अगर इतना कम हो जाए और वो बोल रहा है मैं घूमने, अरे बोल रहे हैं अब नहीं है भाई, और वो घूमने चला गया। और मैक्सिमम मैंने 4 महीने तक उसके साथ ट्रैकिंग रखा, फिर धीरे-धीरे फिज़ल आउट हो जाता है, तब तक उसको ज़ीरो एंग्ज़ायटी थी। तो ये स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन था, जिसमें उसको फिज़िकल सिम्पटम्स सब कुछ एक कॉज़ से आ रहे थे, माइंड ने ऑटोमैटिक लेके गया, सब ठीक किया हमने और आ गए। लेकिन ऐसे भी हैं जो बोलते हैं 100% मेरा प्रॉब्लम पास्ट लाइफ़ से है, और वो 5 सेशन करेंगे। उनको इमोशनल इंटेंसिटी भी वैसी नहीं हुई, लाइफ़ में चेंजेस भी नहीं दिखेंगे, और मुझे पता है काफ़ी सारा उनका जो लॉजिकल या फिर वो जो इमेजिनेटिव माइंड है ना, वो ऊपर आ रहा है। सो इवन दो अब मैं मानता हूँ कि पास्ट लाइफ थेरेपी का इम्पैक्ट भी है, लेकिन मुझे मेरा मानना है स्पेशली स्पिरिचुअलिटी के मामले में, कभी-कभी आप लॉजिकली उसमें घुसने जाओ ना, तो आपको उतना हेल्प नहीं करती। लेकिन वो आपको बुलाए, आपको फीलिंग आए, या आपको कुछ दिख जाए, किसी को रिपीटेड सपने आने लग जाए एक ही शायद के, और फिर देखो कि वो पास्ट लाइफ थी, वो सबसे प्रोफाउंड होती है, वो सबसे सही होती है।
मेरे साथ भी ऐसा ही मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मुझे एक ड्रीम बहुत बार, हज़ारों बार दिखा है, जैसा आपने ये बोला कि ट्रिगर होता है, कि मैं रेसिंग ट्रैक पे कार चला रहा हूँ और बहुत फ्यूरियसली चला रहा हूँ, बिल्कुल बिना डरे और बहुत ज़्यादा। ये मुझे रिपीटेडली दिखता है। ये मैंने कम से कम 50 टू 60 टाइम्स देखा है। ओके। तो ये मेबी हम कह सकते हैं कि इसी तरीके का एक ट्रिगरिंग है। तो अगर ड्रीम्स की बात हो रही है तो ये एक चांस है कि हो सकता है पास्ट लाइफ हो, लेकिन जो ड्रीम्स है ना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक पूरा आपके साथ बात करने का जरिया भी है। स्पेशली अगर कोई ड्रीम रिपीटेड आ रहा है और आपको याद रह रहा है, इसका 100% मतलब ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कोई चीज़ की तरफ लेके जाने में बोल रहा है। वो हो सकता है लिटरली यही ड्रीम आपकी पास्ट लाइफ हो, जैसे किसी को जैसे कुछ दिखता रहे महल-महल और वही महल की उसकी लाइफ हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये आपके माइंड का एक मेटाफर हो। मेटाफर मतलब एक सिंबल में बात कर रहा है, जो हो सकता है पास्ट लाइफ ना हो लेकिन आपकी करंट लाइफ का कोई प्रॉब्लम, कोई मेमोरी हो जिसकी तरफ, या कुछ मैसेज भी हो सकता है कभी-कभी, जो आपको देना चाहता है। जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, समझोगे ना, वो उसको छोड़ेगा नहीं। सो हाँ, आप बोल सकते हो कि ऐसा कुछ हो किसी के साथ और फिर वो जाए और पता चला अरे ये तो पास्ट लाइफ है जब मैं रेसिंग कर रहा हूँ। वो जो सेशन उसकी लर्निंग होगी ना, वो प्रोफाउंड होगी क्योंकि माइंड ने खुद बुलाया है। हाँ, बट अगर जैसे आज पॉडकास्ट आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये मैंने बोला हुआ है ना, तभी भी आप पे या मेरे पे मैसेज आएँगे, ये पास्ट लाइफ करवाना है। इवन तो ये बुरा लग सकता है लोगों को, लेकिन मैं बोल देता हूँ, मैं सामने से जानबूझ के पास्ट लाइफ थेरेपी वैसे भी नहीं करता। वैसे मैं काफ़ी साइंटिफिक बंदा हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, बट स्पॉन्टेनियस हो तो उसको मैं डिस्कार्ड भी नहीं करता। उस क्योंकि माइंड ने बुलाया है। एक मेरा रूल है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड बुला रहा है, उसको आप रिस्पेक्ट करके जाओगे ना, तो वो सामने से और 10 गुना रिस्पेक्ट देगा। कभी-कभी क्लाइंट्स होते हैं कि वो हम लोग ने डिसाइड किया होता है कि आज है ना एंग्ज़ायटी पे काम करेंगे। लेकिन जैसे ही वो आँख बंद करता है ना, तो वो रोने लग जाता है, सैडनेस। क्योंकि अभी सबकॉन्शियसली आया हो, क्योंकि हम दोनों ने तो डिसाइड किया कि एंग्ज़ायटी। मोस्टली लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा साइड पे रख के एंग्ज़ायटी पे फ़ोकस करेंगे। मेरा काम ये है, मैं बोलता हूँ सबकॉन्शियस ने पहले क्या दिया? सैडनेस। कुछ रीज़न होगा, वरना वो रोएगा क्यों? कुछ रीज़न है कि वो पहले आया और पहले वो हील होना चाहिए, मैं उसको पकड़ के जाऊँगा। को वैसे ही पास्ट लाइफ़ अगर आती है, तो मैं उसको रिस्पेक्ट करूँगा, फिर उसको पकड़ के जाऊँगा अंत तक। बट उसको सामने से ढूँढने नहीं जाऊँगा। लेकिन काफ़ी लोग हैं, अगर आपको करवाना है किसी को, काफ़ी लोग हैं जो करते हैं, जिनका मॉडल अलग है। ये तो मेरी लर्निंग्स जो है ना, क्योंकि मैंने देखो अगर 100 जन के साथ काम किया पास्ट लाइफ़ में, 10 में रिज़ल्ट आए, 90 में उतने अच्छे नहीं आए या थोड़े बहुत। 10 में क्यों आए? वो सब स्पॉन्टेनियस थे। 90 में क्यों नहीं आए? वो सामने से आए थे। तो अभी मेरे पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि मैं बता पाऊँ क्या काम करेगा, नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी की इच्छा है, क्यूरियोसिटी है, मज़े के लिए करना है, तो आराम से जा सकते हैं। हुँ। थोड़ा-सा हम इसी में पीछे जाते हैं आपके 1-2 क्वेश्चन पे। तो आपने बोला कि जैसे उसको अस्थमा था, उसका कहीं न कहीं ट्रिगर पॉइंट था कि वो पिछले जन्म में उसकी डेथ हुई थी। हाँ। तो ऐसा आपके एक्सपीरियंस में कितने केसेस ऐसे थे कि बीमारी का लिंक किसी न किसी पुरानी या पिछली लाइफ के किसी पॉइंट से कनेक्टेड ओके, था? सो अगर आप बीमारी में आ जाओ और माइंड में पहले तो अगर आप करंट लाइफ प्रॉब्लम्स की बात करोगे, पास्ट लाइफ से बाद में बात करते हैं। लेकिन अगर आप बॉडी के अंदर बीमारी और किसी के मेमोरीज बोल दो, एक्सपीरियंसेस बोल दो, या ट्रॉमा भी बोल सकते हैं, क्योंकि अच्छी मेमोरीज में से प्रॉब्लम नहीं आएंगे। प्रॉब्लम आएंगे नेगेटिव मेमोरीज में से। प्रॉब्लम आएंगे जहाँ पे इमोशंस या तो सप्रेस हो रहे हैं या नेगेटिव इमोशन फील हो रहा है। एक रिसर्च ये कहता है कि 80% क्रोनिक इलनेसेस, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड शुगर, उसमें कहीं ना कहीं पे रूट कॉज मतलब मेन कॉज सप्रेस्ड इमोशंस है। 80%? 80%। कभी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसको कुछ खाना नहीं, कुछ टोबैको नहीं, हेल्दी लाइफस्टाइल, टाइम पे उठना, कोई व्यसन नहीं, सब खाना पीना सही, पानी टाइम पे सब, लेकिन कैंसर हुआ है? बिल्कुल। कितने सारे लोग हैं जिनका सब सही है लाइफ में, लेकिन ब्लड प्रेशर है प्रॉब्लम। बहुत बार हम लोग मेंटल कॉजेस को नहीं देखते। मोस्ट ऑफ द केसेस में सप्रेस्ड इमोशंस जो है, आप इमोशंस को जो सप्रेस करते हो, उसका काफ़ी बड़ा रोल है फिजिकल इलनेसेस में। खाली प्रॉब्लम ये है कि कभी-कभी एक मेमोरी डायरेक्ट लिंक नहीं होती। वो सालों का एक सप्रेशन होता है, वो धीरे-धीरे फिर माइंड में से, एनर्जी में, जैसे 5 कोश होते हैं अपने, अगर आप देखोगे उसमें मनोमयी, फिर ऐसे आता है, फिर बॉडी आती है, तो फिर वो एनर्जी में आता है, फिर बॉडी में आना स्टार्ट होता है। तो हम डायरेक्टली कोरिलेट नहीं कर पाएँगे कि अरे यार ये एक ही मेमोरी है। लेकिन काफ़ी किस्से ऐसे भी जहाँ पे एक ही मेमोरी से आ सकता है। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरे पास 40-45 साल की, 50s ऑलमोस्ट, मेरे को एज नहीं पता थी उनकी, क्लाइंट आई थी, उनको यहाँ पे नीचे बहुत पेन, और आंटी बोलती है कि ये पीरियड, या मैं कभी प्रेग्नेंट थी ना, जब ये डिलीवरी की, उतना पेन, वो तो कुछ नहीं है पेन, ये इतना पेन है। सो इंटेंसिटी सोचो। अभी सोचो मिडल क्लास या लोअर मिडल क्लास में बोलूँगा, उन्होंने 2-3 लाख रुपया खर्चा कर दिया, स्कैन्स, दवाई सब, पेन कम ही नहीं हो रहा। सेशन में आई,
और सबसे लास्ट, जैसे में हम लोग पॉडकास्ट के पहले बात करते थे कि सबसे लास्ट फिजिकल प्रॉब्लम के लिए कोई इंसान साइकोलॉजिस्ट के पास आएगा, उसमें प्रॉब्लम एक है कि उसकी बिलीफ सिस्टम भी बन चुकी है कि ये ठीक नहीं होने वाला। आप 10 डॉक्टर के पास जाओगे ना, फिर आपका एक माइंड भी बोलता है कि यार ये ठीक होने नहीं वाला। तो एक तो सबसे लीस्ट एक्सपेक्टेड और सबसे लीस्ट ऐसा टाइम है उनके, उसमें माइंड भी रेडी नहीं है इसको छोड़ने के लिए, तब आई। हमने पहले ही सेशन में, जैसे मेरा पहला सवाल अगर डिसीज़ के मामले में हो, स्पेशली ऐसा कोई स्पेसिफिक पेन है कि कब से स्टार्ट हुआ? आप भी बोल दोगे कि क्या मेमोरी है? उन्होंने बोला मेरे बेटे की डेथ हुई, उसके 2 हफ्ते बाद स्टार्ट हो गया। मतलब उनकी बेटे की डेथ का जो ग्रीफ है, यंग एज पे बेटा मर गया, वो दुःख है। वो एक तरीके से बीमारी एक ही सेशन में वो रोई बहुत सारा। हमने जो प्रोसेस होते हैं जहाँ पे आप रिलीज़ करते हो इमोशंस, आप उसको रिप्लेस करते हो। और देखो एक माँ है जिसका बेटा मर चुका है, तो भगवान भी आके बोल देना तू ठीक रहे, वो तो नहीं होने वाला। लेकिन एटलीस्ट हम सबकॉन्शियस माइंड को, बॉडी को एक रास्ता दे सकते हैं उस ग्रीफ को बाहर निकालने का। और कहीं न कहीं पे एक लर्निंग दे सकते हैं कि वो चला गया है, अभी ये पेन होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इनवेरिएबली अपने आप को ही दुःख दे रहे हो। उससे ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट भी, भगवान या कोई भी नहीं है जो मम्मी को समझा दे कि यार बेटा चला गया, ठीक हो जाओ तुम। तो मन में दुःख तो रहेगा, लेकिन इतना इंटेंस ज़रूरत नहीं है। और सोचो एक ही सेशन में पेन ज़ीरो। कभी-कभी जैसे आपने पूछा कि एक मेमोरी के साथ लिंक होता है, पेन हो, या कभी-कभी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं। कभी-कभी एक इवेंट हो गया फिर होते रहते हैं। माइंड देखो, स्पेशली सबकॉन्शियस माइंड लॉजिकल नहीं है, तो वो स्टेप्स में काम नहीं करता। इसी वजह से उसको समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, साइंस हो जाए या किसी के लिए। वो आपके लिए कुछ अलग वे में काम करेगा, उसका लॉजिक कुछ और होगा, मेरे लिए कुछ अलग। वो काफ़ी अनलॉजिकल, इलॉजिकल बोलेंगे, और नॉन स्ट्रक्चरल है। मेरे को वो आज नहीं सुला रहा और आपको नहीं सुला रहा, दोनों के रीज़न अलग हो सकते हैं। वो हम लोग लिख के नहीं दे सकते कि यार तुम दोनों इसी टाइम पे नहीं सो रहे हैं, तो अब तुम दोनों का सेम रीज़न है। और वो कनेक्ट भी बहुत ही रैंडम चीज़ें करता है। सो दैट इज़ वेयर ट्रेस करना और एग्ज़ैक्टली बोल पाना यहाँ से आ रहा है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन आपके पास स्किल्स होती है, आपके पास एक्सपीरियंस होता है, कुछ अच्छी टेक्निक्स होती है, उससे एटलीस्ट आप वो रूट कॉज़ तक पहुँच सकते हो और वो हील होता है। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बोल दूँ कि इसका मतलब ये नहीं आप माइंड के पीछे ही भागते रहो। फिज़िकल बॉडी में लेट्स से ब्लड प्रेशर, पेन या कुछ आया है, डॉक्टर जो बोल रहा है, आप जो भी प्रिकॉशंस ले रहे हो वो तो लेना है, क्योंकि फिज़िकल बॉडी में प्रॉब्लम आया है। लेकिन एटलीस्ट साइकोलॉजिकल साइड देखो। रूट कॉज़ अगर ठीक होगा ना, तो चांसेस ज़्यादा है कि आप कोई भी थेरेपी, दवा या ले रहे हो, उसके असर करने के भी चांसेस, और अगर हील होना होगा तो जल्दी होगा, और कभी-कभी तो मिरेकल जैसा भी होगा। तो वो तो फिर आपके ऊपर है कहाँ से आ रहा है, कैसे जा रहा है। मतलब आपके नेगेटिव इमोशंस और पॉजिटिव इमोशंस आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, 100% और कर रहे हैं। और पॉजिटिव इमोशन भी करते हैं। जैसे अगर आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, तो आपकी इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली, पता है, जैसे रिसर्च है कि आपकी इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिवली काम करती है। अब अगर काइंडनेस के ऊपर रिसर्च हुआ था कि अगर आप काइंडनेस नॉट ओनली करते हो, लेकिन अगर कोई कर रहा है और आप ऑब्जर्व करते हो ना, तो आपके बी और टी सेल्स होते हैं, जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, वो ज़्यादा स्टिमुलेट होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो आपके पॉजिटिव इमोशंस के फ़ायदे हैं। नेगेटिव इमोशंस डेफिनेटली, नेगेटिव इमोशंस के नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, लेकिन मेरा मानना ये है, इवन तो ये भी नेगेटिव ही, अगर नेगेटिव इमोशन आ रहे हैं, लेकिन वो रिलीज हो जाए, कहीं ना कहीं पे आपके बॉडी में स्टोर ना हो, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है। अगर वो सप्रेस हो जाए तो प्रॉब्लम है। उसमें एक एग्जांपल है, आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो, उसको जो भी मन में ना वो बोल देते हैं, रो लेते हैं, चिल्ला लेते हैं। उनको एक्यूट इलनेसेस होगी ज़्यादा, मतलब उनको सर्दी खांसी आके चली जाएगी, कभी कभी छोटा सा पेन आएगा, चलेगा, पेन आया बैक में चला गया, एक्यूट। कुछ लोगों में काफ़ी कंट्रोल्ड है, वो अपने इमोशंस उतना जल्दी बाहर नहीं निकालते। गुस्सा आया, पी लिया, रोना आया, रोक लिया। वो हो सकता है कुछ भी रीज़न हो, जैसे बॉस है उसको थोड़ी गाली दूंगा, पकड़ रखूंगा, घर आके भी कुछ नहीं बोलूंगा। तो जो लोग सप्रेस करते हैं इमोशंस, उनको क्रोनिक इलनेस होने के चांसेस ज़्यादा है। अगेन क्लियर रिसर्च है। क्रोनिक इलनेस मतलब माइग्रेन, बॉडी पेन स्टार्ट हुआ, वो लाइफ लॉन्ग, बैक पेन, ब्लड प्रेशर, कैंसर। कैंसर, कुछ भी। सो इमोशंस एक्सप्रेशन और सप्रेशन का भी क्लियर कनेक्शन है डिसीजेस में। और फिर अगेन नेगेटिव इमोशंस आने का अलग होगा, बट ये तो खाली ये छोटा बोल रहा हूँ। और स्पेशली आज सोसाइटी देखो, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, कुछ रूल्स है। अगर मुझे कुछ बुरा लग रहा है और मेरा घर, मेरे पापा है, मेरा बॉस है, उसको मैं नहीं बोल पाऊंगा चीज़ें, क्योंकि वो मेरे को ये सोसाइटी में रहने में हेल्प करती है। लेकिन फिर आपके पास टेक्निक्स होनी चाहिए, या फिर आप प्रोफेशनल के पास जाओ। कुछ लोग जैसे पंचिंग बैग रखते हैं, कुछ टेक्निक्स होती है जो मेरे पेज में सिखाता हूँ। एटलीस्ट अगर वो हेल्दी वे में उन इमोशंस को रिलीज कर पाए। लोग आज क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने आप को।
नेटफ्लिक्स देख लिया, दोस्तों के साथ बाहर चले गए। इमोशनल ईटिंग होती है कि कभी-कभी कुछ लोग ऐसे हैं जिसको अगर रोना आ रहा है ना, वो आइसक्रीम खा लेंगे तो अच्छा लगेगा। ये रिलीज़ नहीं हो रहा, ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब वो पानी भर ही रहा है अंदर, और एक टाइम आएगा या तो वो बहुत ज़ोर से फटेगा या फिर फिज़िकल प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि अगर सप्रेशन से बॉडी में प्रॉब्लम आएँगे, बहुत बड़े एक साथ नहीं आएँगे। माइंड जो है पहले छोटी-छोटी चीज़ें देगा। जैसे अगर मेरे को, क्योंकि उसका वो बुलाने का ज़रिया है। वो बोल रहा है कि यार ये भर रहा है इमोशन, तू निकाल वरना ये मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा। तो लेट्स से मुझे वो खिड़की से बुलाएगा, टक टक, जैनिश प्लीज़ कम, लुक एट दिस, हील दिस। उसका मतलब ये है मुझे रैंडमली छोटे-मोटे हेडेक आते हैं। 1 महीने में 1 बार, 10 दिन में 1 बार, वो खिड़की से बुला रहा है। मैंने नहीं सुना। कल दरवाज़े से आएगा। अभी मुझे माइग्रेन आ रहे हैं, हर रोज़ आ रहे हैं, नहीं सुन रहा। अभी दरवाज़ा तोड़ेगा, मुझे परमानेंट बैक पेन आ गया। अभी भी नहीं सुन रहा, और बॉडी पेन आ गए, और लाउड हो रहा है। सो माइंड लाउड होता है, आपके बॉडी के थ्रू आपके साथ बात करने की कोशिश करता है। एक बहुत अच्छी बुक है, अगर कोई रीडर्स होंगे, योर बॉडी स्पीक्स योर माइंड, जिसमें ऑथर यही बात कर रहा है कि आपका बॉडी में जो प्रॉब्लम्स है ना, हाँ 80% ऑफ देम आपका माइंड आपको उसकी तरफ बुला रहा है। आपका माइंड कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अगर आप वो मैसेजेस ले लो, वो हीलिंग के हो या कुछ सिग्नल जो बोलेगा यार ये कर दे, ये नहीं कर दे, तो वो पेन सिग्नल्स कम होंगे। लेकिन अगर आप नहीं सुनोगे, तो वो मेक श्योर करेगा वो लाउड होता जाए। बहुत बहुत ही ज़्यादा डीप है मतलब ये चीज़ें। और हाँ, मतलब आप जितना जैसे सबकॉन्शियस माइंड की फील्ड आप जितना अंदर जाओगे ना, उतना आपको लगेगा मुझे और जानना है, और अब मुझे कुछ पता ही नहीं है। आपने जैसे बताया कि इसमें एक टर्म आता है कि जैसे लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन में लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग समझ नहीं पाते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ, तो मुझे मेरे आसपास किसी को अगर डिप्रेशन हो रहा है, मेरे फैमिली फ्रेंड्स में, तो मैं इस चीज़ को कैसे पता कर सकता हूँ कि इसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, या इसका कोई तरीका है? ओके। सो सबसे पहले तो सबसे बेस्ट वे है कि आप एक प्रोफेशनल के पास जाओ, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। उनके पास बेसिक क्वेश्चनरीज़ होते हैं। अगर सामने वाला बंदा ओपन है कि यार खुल के अपनी बातें बोले, उसको जो फ़ील हो रहा है, तो काफ़ी ईज़ी हो जाता है, वेयर दे विल टेक यू थ्रू सर्टेन क्वेश्चंस। उस क्वेश्चन को एनालाइज़ करके उनके पास एक रेंज होती है, और बोल सकते हैं कि भाई तू इससे गुज़र रहा है कि नहीं। अगर आप सिम्पटम्स की बात करते हो, तो कहीं न कहीं पे बेसिक, अगर आप क्वेश्चनरी देखोगे वो जो होते हैं, उसमें इमोशंस आप फ़ील कर रहे हो कि नहीं पॉज़िटिव वाले, तो मतलब आप बहुत दिनों से पॉज़िटिव इमोशंस नहीं फ़ील कर रहे, तो एक अच्छा इंडिकेटर है। आपकी स्लीप कैसी है? स्लीप बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि अगर किसी की स्लीप ऊपर-नीचे हो चुकी है, प्रॉब्लम आ सकता है। उसके अलावा उनको इरिटेशन ऑफ़न होता है कि नहीं? लास्ट टाइम हँसे कब थे? वैसे सब सवाल होते हैं। तो इंसान की जो बेसिक बेसलाइन होती है, एक नॉर्मल इमोशंस, उससे फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एंड दैट इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। तो मतलब अगर इस चीज़ में कोई फेक करना चाहे और उन क्वेश्चंस के आंसर को अपने तरीके से मैनिपुलेट कर करके लिखे, तो वो एक मुश्किल हो जाएगा जानना कि वो फेक कर रहा है या वो रियल में बोल रहा है। 100% क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। कोई भी साइकोलॉजिस्ट है, उसके पास मशीन नहीं है कि वो नापे कि इसको स्ट्रेस कितना है, इसको खुशी कितनी है। वो जो सामने वाला बंदा बोल रहा है कि मुझे यार फ़ील हो रहा है, नहीं हो रहा, उसके हिसाब से ही मैं लिखूँगा। तो अगर आप आके 0-0 सब कर दो, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं बोलूँगा नहीं है कुछ। आप बोल दो आगे यार मुझे सब हो रहा है, तो हो रहा है। बट आई फ़ील कहीं न कहीं पे अगर किसी को हेल्प चाहिए, तो वो झूठ नहीं बोलेगा। अगर उसको कुछ फ़ायदा हो रहा है, वो झूठ बोल के, चाहे वो बच्चा हो जिसको स्कूल से छुट्टी मिल रही हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ की वजह से किसी को जॉब से छुट्टी मिल रही हो, या कुछ भी रीज़न हो, तो हो सकता है कि वो लोग झूठा कुछ करें, वो तो वैसे भी बन जाता है। जैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सबने स्कूल के लिए कहीं न कहीं पे कोई डॉक्टर के पास एक झूठा सर्टिफ़िकेट बनवाया होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये ऐसी चीज़ हो गई, और ये क्योंकि फिज़िकल सिम्पटम्स नहीं है, तो वो डॉक्टर को भी बताना नहीं पड़ता उनको, वो खुद जाके बोल देंगे, भर देंगे। और आज मेंटल स्ट्रेस एक इम्पोर्टेंस देते हैं ऑफ़िसेज़, स्कूल्स, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर वो जो दूसरा रास्ता लेना है, तो लेने वाला तो ले ही सकता है। तो इसमें एक बहुत अभी फेमस हो रहा है, थोड़ा अभी रिसेंटली थोड़ा है ना, टीआरपी में भी है कि लोग क्वेश्चन करते हैं कि दीपिका पादुकोण अपने डिप्रेशन को फेक कर रही थी। हुँ। और अभी अभी एक है ना, रियलिटी शो में उसको उठाया भी गया और अब वो थोड़ा ट्रेंडिंग हो चल गया। रहा है, हाँ। तो इसमें आपका क्या टेक? आपको ऐसा कुछ तो इससे रिलेटेड कुछ फील होता है कि ऐसा है या नहीं है? एक तो है सबसे अच्छा इसका आंसर उसके क्लोज्ड वन्स पहले तो दे सकते हैं। उसके आस-पास जो लोग हैं वो उसको सही तरीके से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं।
अगर मैं भी डिप्रेशन में हूँ लेकिन मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, तो हो सकता है मैं स्ट्रीट पे जाऊँ तब एक फेस रखूँ, और एक्टर्स तो बहुत अच्छा फेस पुट अप कर सकते हैं। सो इसका अगर मुझे पूछो तो उनके आसपास के लोग या फिर उसका डॉक्टर जो होगा वो सबसे बेस्ट बोल पाएगा। लेकिन इनका कारण है कि ब्रेकअप हुआ था रणबीर के साथ और पूरा जो चला, वो एक कारण हो सकता है डिप्रेशन में जाने का। मैं काफ़ी सारे लड़कों लड़की को जानता हूँ जहाँ पे एक ब्रेकअप के बाद उनका पूरा, हो सकता है 1 महीना, 6 महीना, कभी-कभी 5-5 साल भी लोग होते हैं, वो डिप्रेशन में रहते हैं। सो उनका कारण जो था, वो और जो रीज़न वो देती है वो तो मुझे वैलिड लगता है। लेकिन मैं या आप दूर से या स्पेशली उसको 10 मिनट के लिए देख के नहीं बोल पाएँगे। आज एक लड़का सुसाइड करने वाला ना, लेकिन आपके साथ 1 घंटा बैठ के जाए ना, आप आपको पता ना चले। को कभी-कभी घर वाले होते हैं जिसके घर पे रह रहा है, उसको भी नहीं पता कि आज बच्चा सुसाइड करना है, कर लेता है। सोचो घर पे है, अगर डिप्रेशन या ऐसे स्टेट में है तो ही सुसाइड कर रहा है। घर वालों को नहीं पता चल रहा। तो दीपिका का तो हम कैसे पता करें? सो दैट इज़ वेयर व्हाट आई फील कि ऐसे सब्जेक्ट्स में अगर एटलीस्ट कोई बाहर आके बोल रहा है ना, तो या तो उसको एक्चुअली में होगा या फिर उसके उसके थ्रू उसको एटलीस्ट मेंटली कुछ पीस मिल रहा होगा, कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। ईदर वेज़ वी डोंट नो अनलेस वो कभी आके बात करे। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में लेकिन हमें बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए किसी की भी मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि अगर वो रियल में वो प्रॉब्लम है, तो मुझे ऐसा लगता है हम कहीं न कहीं उसको और वर्स कर रहे हैं। दो चीज़ है। एक तो है कि दीपिका का जो ये डिप्रेशन वाला बाहर आया ना, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बाहर आके बात करी मेंटल हेल्थ के बारे में। कि एक अच्छा पार्ट हो गया। अच्छा पार्ट हो गया कि लोग, एक सेलिब्रिटी आके अगर कुछ कर रहा है ना, तो और 10 लोगों को हिम्मत मिलती है जिसको एक्चुअल में प्रॉब्लम है। और जब आप इनको ही फिर से क्वेश्चन करोगे, तो फिर छोटे-मोटे लोगों को और सब लोग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इवन दो हमें चाहिए कि हमारा इंडिया में या कहीं पे लॉजिकल लोगों समझे, लेकिन आज आपको पता है कि ऐसे भी लोग हैं जो 2 मिनट नहीं लेंगे, एक ही जो चीज़ चल रही है उसको दूसरे की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए। सो दैट इज़ वेयर वो एक हो गया। दूसरा, चलो उसने फेक किया होगा, लेकिन अगर एक भी चांस है कि फेक नहीं किया, तो अभी नेक्स्ट टाइम अगर उसके साथ ऐसा कुछ हो या फिर अभी भी कुछ हो रहा हो, तो उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा उस बाहर आने में, करने में चीज़ें। सो ईदर वेज़ मेंटल हेल्थ ऐसी चीज़ है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और डायग्नोसिस से लेके समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसी वजह से हम उसके ऊपर ना ही बोले तो ठीक है। वो उसकी स्टोरी है, उसको पता है उसके लिए बेस्ट क्या है, जो भी हुआ होगा वो जाने। जैसा आपने बोला कि सेलिब्रिटीज़ सामने आके बोलते हैं, तो उसका फ़ायदा भी ये होता है कि फिर लोग भी थोड़ा नॉर्मलाइज़ हो हो जाते हैं जाता उस है। पर्टिकुलर चीज़ को लेके, नॉर्मल फ़ील करते हैं कि हम भी बोल बोल सकते हैं सकते अगर हैं। वो बोल सकते हैं। हुँ। लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद मैं गलत भी हूँ। मैंने देखा कि आजकल कुछ है ना, पिछले 5-6 सालों में कुछ ऐसा हुआ कि लोग ओसीडी को बहुत ही ज़्यादा ग्लैमराइज़ करने लगे। मैंने कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को भी देखा कि दे वर सेइंग कि मुझे हाइजीन बहुत पसंद है, तो मतलब मुझे ओसीडी है। अच्छा। तो लोग उसे इस तरीके से प्रेज़ेंट कर रहे हैं। मतलब तो ओसीडी को बहुत ही लूज़ली यूज़ कर रहे हैं। यूज़ली यूज़ कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो छोटी-मोटी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उन्हें ओसीडी है और वो उसे पब्लिकली बता भी दे रहे हैं। तो उसका रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है, हम कुछ वेब सीरीज़ में सीन भी देखते हैं कि वो ओसीडी को डिस्क्राइब करते हैं कि बिखरी हुई चीज़ों को ठीक करने को ओसीडी बोलते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको ओसीडी है। तो ये भी एक गलत मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये भी एक चीज़ हार्मफुल है कि आप एक इम्पोज़ कर रहे हो और कई लोग उसको फ़ील कर रहे हैं कि हाँ, मुझे ओसीडी है। तो क्या ओसीडी यही होता है या इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी भी हो सकती है इसमें? ओके, सो एक तो है कि ओसीडी हो या कोई भी मेंटल हेल्थ का टर्म हो, आज बहुत ही लूज़ली लोग यूज़ कर देते हैं। लेकिन अगर उनकी एक्चुअल डेफिनिशन में आप जाओ, तो ओसीडी जो एक ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव डिसऑर्डर है, जो ऑब्सेसिव है, मतलब वो ऑब्सेस्ड है उस चीज़ से। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को कुछ ऐसा बिखरा हुआ है, मेरे को चिढ़ है और मैं थोड़ा क्लीन कर दूँगा, वो ऑब्सेशन नहीं है। ऑब्सेशन क्या होगा? मैं हर 30 सेकंड पे क्लीन करूँगा या हर हर 2 मिनट पे देखूँगा ठीक है कि नहीं। सो एक रिपीटेड एंग्ज़ायटी होती है माइंड में। एक होता है चिढ़ होना, जो आप बात करोगे हाइजीन कर लिया, थोड़ा जो बिखरा पड़ा है वो कर लिया। एक होता है एंग्ज़ायटी होना। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरे पास एक लड़का आया था, जिसको एक बहुत ही यूनिक फॉर्म ऑफ ओसीडी था। वो बोलता है मेरे मन में है ना कुछ नंबर बनते हैं, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन बनते हैं। बोलता है कोई कोई आके बोलता है या कुछ बनता है और उसको अचानक से एक टाइम मिलता है मन के अंदर। वो टाइम रेंज के अंदर घर के बाहर कोई नहीं जाना चाहिए। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, उसके घर पे उसका बड़ा भाई है और उसकी मम्मी है। बड़ा भाई काम करता है, मम्मी भी अकेली है, पापा नहीं है, तो चीज़ें करनी पड़ती है, बाहर जाना पड़ता है। लेकिन अगर उसके मन में आ गया कि 3 से साढ़े 3 कुछ नहीं होना चाहिए, तो घर का दरवाज़ा खोल के कोई बाहर गया तो ये पागल हो जाएगा, गुस्सा करेगा, इसको टेंशन होगा, डर लगेगा और वो डरेगा कि मर जाएगा, कुछ हो जाएगा। इसको मैं बोलूँगा कि यार एक डर है, एंग्ज़ायटी है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एंग्ज़ायटी होती है ओसीडी में।
ये बात नहीं है कि यार अरे यार ये धूल है ना, मैंने साफ कर ली, हो गया खत्म। ये ओसीडी नहीं है। तो बहुत बार होता है कि व्हेन दे टॉक अबाउट इट, वो जो छोटी मोटी जो चिढ़ है जो होती है, जैसे अगर मैं हूं ना, और या फिर मोस्टली बॉयज हॉस्टल में जाओगे ना तो कपड़े कहीं पे भी है, लेकिन वही चीज अगर मेरे रूम में मम्मी आ गई तो वो सबसे पहले वो साफ करेगी। तो एक नॉर्मल उनका जो थॉट प्रोसेस है, चिढ़ है, वो है। कुछ लोग हैं जो ताले को 10 बार चेक करेंगे। वो ताला देखेगा, लॉक किया, नीचे जाके ऊपर आएगा, चेक करेगा लॉक है, नीचे जाके फिर ऊपर आएगा, एक बार पड़ोसी को फोन करेगा, देख लो ना ताला लॉक है कि नहीं। उसने पड़ोसी ने बोल दिया हाँ मैंने देखा है ताला लॉक है, अरे एक फोटो भेज दो ना, फोटो भेज दिया, चलो पड़ोसी अच्छे, तभी भी उसकी दिमाग नहीं चले, वो 15 किलोमीटर से रिटर्न आएगा फिर सिर्फ ताला देखने के लिए। ये OCD। ये ओसीडी है। ये ओसीडी नहीं है कि मैंने 2 बार मुड़ के ताला देख लिया कंफर्म करने के लिए, मेरे को तो ओसीडी है यार, मैं ताला 2 बार चेक करता हूँ। ये होता है सेफ्टी। ये होता है कि 2 बार कहीं पे कुछ गलती की होगी तो मम्मी पापा ने कभी सिखाया होगा कहीं पे भी कि मैं 2 बार देखना भाई ताला, क्योंकि गलती ना हो जाए, इसको ओसीडी नहीं बोलेंगे। सो जो डिग्री है उसकी काफ़ी हाई है, इंटेंसिटी ऑब्सेशन की, एंजाइटी भी हाई होती है जब वो प्रोसेस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बिखरा पड़ा है, मैं बैठा रहूंगा, अगर मेरे को चिढ़ है तभी भी, लेकिन वो ओसीडी वाला इंसान को एंजाइटी होगी, वो हर चीज करेगा कि वो ठीक करे, जब किसी तक को वो हाथ उसे ठीक नहीं कर नहीं लेता करा तब तब तक उसका दिमाग में एंजाइटी बिल्ड होगी, बहुत हाई होगी, एक्सट्रीम एंजाइटी होगी। तो अगर किसी को छोटी मोटी चीजें करने से एंजाइटी बिल्ड नहीं हो रही, नहीं करने से, तो उसको मैं ओसीडी नहीं बोलूँ। तो जैसे आप बोल रहे हो काफी लूज होता है ये सब टर्म्स, बट डिपेंड्स अभी के, हाँ, क्योंकि ये टर्म्स क्या होता है, अभी देखो सोशल मीडिया है, सबके पास इंटरनेट है, तो यूज हो जाते हैं। बट अगेन फिर जो क्या होता है कि जो एक्चुअली उससे गुजर रहा है ना, उसका डिफिकल्ट हो जाता है इस चीज में काम, क्योंकि फिर उनको लगता है कि इसको छोटा मोटा ऐसा कुछ चिढ़ है, लेकिन एक्चुअली में ओसीडी जिसको है उसको बहुत ही एक्सट्रीम चीजें होती है, और वहां पे लॉजिक काम नहीं करता। आप ओसीडी जिसको, उसको कितना भी लॉजिक दे दो, उसका लॉजिकल माइंड, उसको एंजाइटी हो रही है, उसका लॉजिकल माइंड साइड पे है। उसको आप बोल दोगे ना मैं घर में बैठा हूँ, कोई अंदर नहीं आएगा, ताला छोड़ दो, ताला मारा है ना तभी भी मैं घर में बैठा हूँ, डोंट वरी, उसको वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसका हाई लेवल ऑफ एंजाइटी चल रहा है। लेकिन ये जो छोटी मोटी चीजें उसमें उसको पता है यार पड़ा रहेगा कुछ नहीं होगा, वो बैठा रहेगा। सो वो डिफरेंस है। बट अगेन अभी सोशल मीडिया पे स्पेशली सेलिब्रिटीज अगर यूज कर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट उनको थोड़ा बहुत इस चीज में कॉशन लेना चाहिए कि लूजली ना यूज करें। हाँ एक्चुअली में अगर किसी को ओसीडी है तो अलग स्टोरी है। ओके, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मिडिल क्लास फैमिली में फादर सन का जो रिलेशन होता है वो थोड़ा साइलेंट ज़्यादा रहता है, बहुत एक्सप्रेसिव नहीं रहता। और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि हम 90s किड से अगर पूछेंगे कि आपके पेरेंट्स की लाइफ कैसी थी, कितने स्ट्रगल्स थे, तो वो मैक्सिमम केसेस में आपको पता चलेगा कि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन से एक बेटर लाइफ जीने पे आए हैं। उन्होंने आपकी जनरल नीड्स के लिए अपनी बेसिक नीड्स तक छोड़ दी। हाँ। इतने सेक्रीफाइसेस करे, इतने अप्स एंड डाउन देखे, और नाउ अब आपकी वो लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए इन्होंने सब किया और वो कर रहे हैं। इतना कुछ देखने के बाद भी मुझे उन लोगों की स्टोरी में या उनकी लाइफ में उतना डिप्रेशन, उतना स्ट्रेस या वो एंग्जाइटी फील नहीं होती या दिखती नहीं है जितना आजकल लोगों की दी जाती है कि छोटे-मोटे प्रॉब्लम्स या छोटा में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया ऐसा, हाँ। जिससे वो तुरंत ऐसा फील करने लगते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये पहले होता नहीं था या लोग अवेयर नहीं थे या कहाँ मैं गलत हूँ वहाँ से? ओके, सो इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं। एक तो आप जो जनरेशन्स की बात करो ना, उसमें तो आप देखोगे लाइफ़स्टाइल ही अलग थी सबकी। एक जनरेशन था जिसने कभी फ़ोन नहीं देखा था, जो टाइम पे सोता था, जो क्लीन खाता था। एक जनरेशन है जो बीच में है, जिसने टीवी देख लिया, फ़ोन थोड़ा बहुत किया, और एक अपना है जहाँ पे फ़ोन के बगैर तो काम ही नहीं चलता। तो सबसे पहले तो हम लोग जो कंपेयर कर रहे हैं ना, और सोचो कि जो एवोल्यूशन होता है ना, उसमें चेंजेस होते हैं ना एवोल्यूशनरी, वो काफ़ी सालों के उसमें होते हैं। लेकिन आप खाली लास्ट 40 साल का ब्रेन कंपेयर कर लो आज के बच्चे का और उस टाइम के बच्चे का। आप कुछ अलग ही स्ट्रक्चर देखोगे, अलग ही केमिकल्स देखोगे, जो काफ़ी डेंजरस है एक स्पीशीज़ के लिए। एक स्पीशीज़ अगर एक चेंज लाएगा ना, तो हज़ारों 100 एटलीस्ट 100-500 साल के डिस्टेंस पे एक बड़ा चेंज लाएगा। लेकिन ये जो शिफ्ट है बायोलॉजिकल, फ्रॉम एक ब्रेन जो शांत रहता था, सोता था, और एक ब्रेन जो हर सेकंड पे डोपामाइन छोड़ते रहता है, जिसके पास फोकस नहीं है, जिसको ब्रेक नहीं मिल रही। 110% पहले तो उसका बहुत बड़ा रोल है। सेकंड इज़ पर्पस। मेरा ये मानना है, अगेन मैं ये नहीं बोल रहा कि डिप्रेशन क्योर हो जाता है उस चीज़ से, लेकिन अगर इंसान के लाइफ में एक पर्पस होता है विच इज़ हायर देन हिज ओन नीड्स, जैसे आप बोल रहे हो हमारे पापा मम्मी, उनके पापा मम्मी, तो कभी कभी
जो छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो मतलब बड़े भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो उतने बड़े नहीं दिखते, वो उनको कोप कर लेते हैं, वो उनको पुश कर लेते हैं। जैसे एनएलपी, एक अगर आपने टर्म सुना, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसमें लेवल्स ऑफ लॉजिकल थिंकिंग करके कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें माना जाता है कि जितना हायर लेवल से आप सोचते हो तो नीचे की चीज़ें आराम से आप कंट्रोल कर सकते हो। तो उसके हाईएस्ट जो लेवल है वो है पर्पस या योर गोल इन लाइफ। वो जब भी उस पे फोकस से आप वहां से सोचते हो ना, तो नीचे के जो बिलीफ सिस्टम, एनवायरमेंट, वो सब है ना, स्किल्स, वो सब वो आराम से टेकन केयर हो जाती है। सो दैट इज वेयर व्हाट आई बिलीव कि उनके टाइम पे उनका जो फोकस था ना उस गोल की तरफ था, कि उनको नीचे की चीजें उतनी नहीं। दूसरा है कि तभी आप देखोगे सोशल लाइफ भी थी, हम रेगुलर ब्रेक्स लेते थे। देखो खाने बैठे तो सब साथ में खाने, तभी टीवी वीवी का कॉन्सेप्ट तो कम। सोशल लाइफ है, एक दूसरे को मिलना है, मीडिया का कंजम्पशन भी लो है, ट्रिगर्स भी लो है, रिलेशनशिप्स के डायनेमिक्स भी अलग थे। सो ये जो सोशल मीडिया है आज, जैसे आप लोग सब कुछ साथ में ले रहे थे, ये जो मैं माइंड का बात कर रहा हूँ, ये सब कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड गोल जो आज, क्योंकि जैसे हमें एक आराम मिला है थोड़ा, हमें हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे बच्चों के सर्वाइवल के लिए नहीं सोचना। जो आप अगर एवरेज मिडिल क्लास बोल रहे हो, मैं लोअर की तरफ नहीं जा रहा, तो उनके लिए ये सर्वाइवल नहीं है ना, तो उनके लिए वो जो गोल या वो पुश है ना, वो उतना नहीं करेगा काम। दैट इज वेयर ये है। दूसरा टेक्नोलॉजी 110% कि ये टेक्नोलॉजी, डाइट, स्लीप पैटर्न, सब कुछ। सो क्योंकि ये 3-4 जनरेशन की बात हो रही है, तो बहुत सारे चेंजेस है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसमें ये कुछ मेजर चीज़ें मैंने बोली। बट हाँ, और दूसरा मेरा मानना ये है कि अगेन किसी को ट्रिगर करने के लिए नहीं, कि आज का लड़का काफ़ी जल्दी ट्रिगर हो जाएगा छोटी बातों में भी, एज कम्पेयर टू वही है। वो कभी कभी आप स्टोरी सुनेंगे मम्मी पापा की, यार 10-10 दिन तक मैंने गाली खाई है, लेकिन मैं वहाँ पे बैठा रहा, फिर मुझे जो बहुत सारी किस्से होते हैं। सो आज मुझे लगता है कि वो जो पेशेंस होना चाहिए, वो जो इमोशनल कंट्रोल है, विल पावर जो होना चाहिए, वो कम हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस ये सब। एंड ऑल्सो हो सकता है वो सुविधा है, अपने पास है कि हम लोग बोल सके, तो बहुत सारे रीजंस, बट ये एक मेजर है। 3 फैमिलीज़ हैं, हम एक सिनेरियो लेके चलते हैं। 3 फैमिलीज़ हैं, उसमें एक फैमिली, एक कपल है, वो बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के लिए अब्यूज़िव हैं, लड़ाई-झगड़ा करते हैं बहुत ज़्यादा। दूसरी फैमिली है, उसमें कपल जो है वो बहुत लविंग है, बहुत अच्छे से रहते हैं। और एक तीसरी है, तीसरा कपल है, वो बहुत ही न्यूट्रल लाइफ़ जी रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ध्यान दे रहा है और एवरेज एंड लेस एक्सप्रेसिव है। इन तीनों फैमिली में बड़ा हुआ बच्चा जब वो बड़ा होता है, तो ये तीनों में कितने डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं और कितना उनकी लाइफ पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? ओके, तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने मिलेगा, क्योंकि पहले तो एज अ साइकोलॉजिस्ट, उससे पहले एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट, चाइल्डहुड मेमोरीज जो है उसका काफ़ी बड़ा रोल है। अगर 50 साल का भी बंदा बैठा है मेरे सामने, उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज का आज भी बहुत बड़ा रोल चल रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ, मैं वेलनेस स्पेस अहमदाबाद जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहाँ का एक केस है। वहाँ पे एक मैम है जो ये सब करती है, उनके पास एक लड़का आया हुआ था जिसको उसके पापा का डर था। अभी लड़का 25-30 साल का है और एक्सट्रीम फियर ऑफ फादर। अभी केस आया तो केस, अब लोग सोचेंगे कि पापा के साथ कुछ याद होगा, पापा इसको डांटते होंगे। बोलते हैं पापा मेरे को फुल प्यार करते हैं, मतलब वो अमीर घर का है, पापा ने सब छूट दी हुई है, मैं कुछ गलत भी करूँ पापा है, पापा बोलते हैं जितना पैसा कर क्या चाहिए सब लेके दूंगा। मतलब पापा की तरफ से कोई भी इश्यू या नहीं है जो उसको याद है, या कभी बोलता है कि मम्मी एक बार डांट दे, पापा ने आज तक एक चीज नहीं बोली। ये फियर क्यों आ रहा है? एक्जेक्टली। स्टार्ट की इस थेरेपी, तो उसको रिग्रेशन स्टार्ट हुआ ना, तो उसको वूम मेमोरी याद आई, मम्मी के पेट की कोई मेमोरी। ओके। एक पूरा कॉन्सेप्ट ये है, जैसे हमारे हिंदुइज्म में गर्भ संस्कार भी होता है, माना जाता है कि कहीं ना कहीं पे बच्चा वहां से सीखना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप पीछे जाओ तो चक्रव्यूह का जो पूरा स्टोरी है अभिमन्यु, वो भी वैसा ही कुछ है। तो अभी सोचो ये एक साइकोलॉजिकल सेंटर पे ऐसा कुछ केस आ रहा है, उसको ऐसा याद आता है कि मैं कहीं पे वूम में हूँ और मेरी मम्मी को डांट पड़ रही है पापा के से। पापा क्या बोल रहे हैं, अगर तीसरी लड़की हुई ना तो तू और तेरी सब लड़की यहाँ से निकल जाना। तो आगे 2 लड़की थी, उनको उनको उनके पापा को बेटा चाहिए था। अभी सोचो कि मम्मी को फियर हो रहा है, मोस्टली मम्मी की फीलिंग्स। अभी बेटा सोच रहा है कि यार मैं लड़की हुआ तो, उसको तो कुछ नहीं पता, उसको तो वो फियर है, उस माइंड को खाली एक फीलिंग है कि एनर्जी है। और पापा का फियर, जन्म हुआ, लड़का हुआ, पापा कुछ सब प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन बच्चे को सोचो कि 25 साल पे भी, और थोड़ी बहुत ट्रेट्स लड़कियों जैसी, बोलने के तरीके,
वो जो क्योंकि होते हैं ना, अपने आप को शायद करेक्ट कर रहा था कि करेक्ट से ज़्यादा कि वो मैं लड़की ना हूँ, लड़की ना हूँ, तो Right. लड़की जैसे वो भी आ गया। नाउ एट 25 जो 25 साल पहले एक मेमोरी थी, वो उस लड़के को अपने पापा जो उसको लाइफ में कुछ नहीं बोले उसका फ़ियर दे दिया। तो आप सोचो, बचपन की मेमोरीज़ स्पेशली अप टू 5 टू 7 इयर्स, वो मैं पेट से स्टार्ट करूँगा, पास्ट लाइफ भूल जाओ, चलो कार्मिक-वार्मिक वो सब स्टोरी तो बात की है। 7 साल की मेमोरीज़ 110% आपको इन्फ्लुएंस करती है सबकॉन्शियसली, आपको याद होना हो। आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे हर एक डिसीजंस में कहीं न कहीं पे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग स्पेशली बचपन की का रोल है। अब ये आपने जो सिनेरियो दिया आप सोचो, एक जगह पे झगड़ा हो रहा है, मतलब बच्चा नेगेटिव इमोशन में है। झगड़ा मम्मी-पापा कर रहे हैं वो एक ट्रॉमा है। हो सकता है मम्मी-पापा के झगड़े की वजह से इसको गाली पड़ रही है, इसको मार पड़ रही है। तो ये तो एक बहुत ही नेगेटिव एनवायरनमेंट में से बड़ा हो रहा है। तो इसकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग होगी बहुत सारे वे में। इसको चांसेस है कि एंग्ज़ायटी जैसे प्रॉब्लम ज़्यादा हो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? नॉट ओनली कि ये सिनेरियो है, एक साइकोलॉजी में एक टर्म आता है एस, Yes. जिसको बोलते हैं एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। जो एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, जितने ज़्यादा आपके लाइफ में वो चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट रहे होंगे, उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपको आगे जाके एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स जैसे प्रॉब्लम्स हो एज़ वेल एज़ आपकी स्लीप खराब हो और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इन फ्यूचर लाइफ। एज़ वेल एज़ अगर आपको छोटा-मोटा भी ट्रिगर आता है, हो सकता है आप उस डिसीज़ में चले जाओ। जितने कम होंगे, उतना ज़्यादा एडल्ट इमोशनली स्टेबल होगा इन टर्म्स ऑफ मेनी थिंग्स। Mathematics. तो वो जो एस है, उसके अगर क्वेश्चंस देखो मेजर वाले, क्या घर पे झगड़े होते थे मम्मी-पापा के वर्बल? क्या पापा-मम्मी एक-दूसरे को फिज़िकली मारते थे? क्या घर पे कोई दारू पी के रेगुलरली आता था? क्या घर पे पैसों की कमी थी रेगुलरली, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ पता चलता था? क्या आपको फिज़िकली अब्यूज़ किया गया? क्या आपको मेंटली अब्यूज़ किया गया? क्या आपको सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया? क्या आपको इमोशनल नेग्लेक्ट मिला? मतलब आपको इमोशनल जो Hmm. सपोर्ट मिलना चाहिए, नहीं मिला? ये सब ये वाले घर में आपको चांसेस है कि इसमें से आज बहुत सारे हो सकते दिन हैं। आपका तो ये बच्चा बहुत ही एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से गुज़र रहा है, इसका मतलब ये है आगे जाके इश्यूज़ आने के चांसेस है। दूसरा वाला है जो लविंग है, मतलब उसको वो जो नेग्लेक्ट है वो नहीं मिल रहा है, उसको प्यार मिल रहा है। वो एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट में, लेट्स अज्यूम कि वो मार-पीट कुछ नहीं है। उसका एक मेंटल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा। पहले वाले का सेल्फ एस्टीम भी लो होगा। पहले वाले का सेल्फ एक्सेप्टेंस लव भी कम होगा। सेल्फ एस्टीम लो है मतलब फ़ियर्स ज़्यादा होंगे लाइफ में, अलग स्टोरी। तीसरा वाला है उसमें अगर ज़्यादा ये सब एक्सपीरियंसेस नहीं है लेकिन लो इमोशनल सपोर्ट नहीं है क्योंकि वो दे नहीं पाते। तो उसमें उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं, लेकिन कभी-कभी फिर इन लोगों को खुद को एक्सप्रेस करने में या फिर इनको नीड होती है फिज़िकल टच की, फिज़िकल लव की या इमोशंस की। तो ये देखा जाता है कि उनके पार्टनर्स हो गए या फ्यूचर में आगे ऐसे लोग वो ढूँढने की कोशिश करते हैं जो उनको वो जो इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं मिला बचपन में, वो टच हो जाए, वो इमोशनली उनको साथ रहना हो जाए, वो ढूँढते हैं। फिर मिले तो ठीक, नहीं मिले तो फिर कॉम्प्लिकेशंस। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें चलती है। तो मतलब ये है कि एक वूम से जैसे हमारे तो गर्भ संस्कार बोलते भी हैं, वहीं से आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। शुरू तो खैर पिछले जब भी जन्म हुई से भी हो होगी वो सकती है, तो हज़ारों लेकिन साल भी उसका हो असर गया। कहीं से भी शुरू हो सकता है 100%। बिल्कुल। जैसे एक आपने देखा होगा आज तक पे गूगल बॉय करके आता था। उसकी मम्मी बोलती है वो पेट में था ना तब से मैं उसको सब फैक्ट्स बताती हूँ। वो एक आता था और सब उसको कुछ भी फैक्ट पूछो ना आंसर दे देगा। तो वैसे। तो अगेन ये सब मेमोरीज़ क्या है हमारे अनकॉन्शियस है और कभी-कभी ऐसे केसेस में पता चले ना तो अपने को इम्पैक्ट डायरेक्टली नहीं पता चले। लेकिन सोचो ऐसी तो कितनी मेमोरीज़ है चाइल्डहुड की। वो सब मिलके हमारी हर एक छोटी डिसीजंस में सबकॉन्शियसली इम्पैक्ट करती होगी। ये तो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं जो कभी पकड़ में आ जाती है। और अगर आपको याद नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है। वो किसी को याद नहीं होती है, वो प्रोसेस होता है। बट 90 टू 95% ऑफ योर लाइफ इवन आप 80 साल पे भी बैठे हो और आप डिसाइड करते हो कि नहीं अभी मुझे ये वाले घर पे जाना है, कहीं न कहीं पे आपकी चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग का बहुत बड़ा रोल है। वो आप मानो नहीं मानो बट वी हैव सीन इट। एक लड़का है और एक लड़की है। दोनों का माइंड बना अलग-अलग तरीकों से, अलग-अलग प्रोग्रामिंग है अगर मैं ऐसे बात करूँ तो। उनके सोचने के पैटर्न्स में कितने डिफरेंसेस हो सकते हैं? लड़का-लड़की के। एक लड़का और एक लड़की। सो यहाँ पे हम अगर जाए तो एवोल्यूशन में पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि हम इवॉल्व जब हुए, एक रेप्टिलियन था माइंड या ब्रेन बोल दो, जो आज भी हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है एकदम इनरमोस्ट, वहाँ से ब्रेन डेवलप होते-होते आज एक ह्यूमन अपना ब्रेन है जो बड़ा हो चुका है। कहीं पे एवोल्यूशन में जंगल में एक टाइम आया था जब मेल्स यूजुअली लड़के जो हम बोलेंगे वो हंटिंग करने जाएँगे, वो खाना लाएँगे क्योंकि बेसिकली वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग थे, वो भाग सकते थे, उनके पास चांसेस ज़्यादा थे कि वो खाना पकड़े। फीमेल्स जो थी वो पीछे रहेगी, उनके बच्चे जो हैं उसको हुँ। बनाएगी, उनको सँभालेगी, साथ में रहेगी।
दैट इज़ वेयर व्हाट हैपेंड कि मेल्स का यूजुअली देखोगे ना तो देखने का नज़रिया बड़ा होता है, आगे का होता है, जनरलाइज़्ड होता है। उसको छोटी-छोटी चीज़ें नहीं देखनी, उसको एक एक टारगेट देखना है, दूर है, उसके पीछे भाग के पकड़ना है। अभी फीमेल है, वो जहाँ पे उसको 10 छोटी चीज़ें पकड़नी है, कुकिंग करनी है, ये करना है, 10 चीज़ों को हैंडल करना है, मल्टीटास्क करना है। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बोलता हूँ, आप देखोगे मोस्टली मेल्स है ना, वो जनरल बातें करेंगे, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, स्पेसिफिक नहीं जाएँगे। फीमेल्स काफ़ी स्पेसिफिक जाती है। मेल्स ऊपर-ऊपर से बात करते हैं। हाँ, जनरलाइज़्ड बातें और फीमेल्स काफ़ी स्पेसिफिक होती है इन टर्म्स ऑफ के छोटी-छोटी चीज़ें पकड़ेगी जो आप कभी नहीं पकड़ पाओगे। हम लोग यूजुअली अगेन साइकोलॉजिकली दूर का देखने के लिए बने हुए हैं, आगे का, फ्यूचर का, कहाँ पे जाऊँ, नेक्स्ट कहाँ पे भागूँ। तो हमें दूर का और मैप्स, नेविगेशन ऐसे नहीं बोल रहा कोई लड़की को नहीं रहता, लेकिन मोस्टली अगर कंपेयर करोगे तो नेविगेशन में बेटर कौन है? मेल्स। बॉयज़। लेकिन छोटी-छोटी चीज़ है, मतलब मेरे को अगर मेरा सॉक्स नहीं मिल रहा ना, पैर, मेरी मम्मी को मिल जाएगा, मुझे नहीं दिखेगा। वो स्पेसिफिक छोटी माइन्यूट चीज़ें जो पास में है, शॉर्ट डिस्टेंस में वो लोग देखने के लिए माहिर हैं। ये देखो, अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों को क्लिक हो रहा होगा, लेकिन ये जनरल है। तो सोचो खाली देखने के नज़रिए में इतना डिफरेंस है। देन फैमिली की बात आती है। अभी वो समझो कि दूसरी फैमिली के साथ रहना है, वो तो मेल तो जा रहे हैं, खाना ला रहे हैं एक्सट्रीम, दूसरे के बच्चों को भी हेल्प करना। तो वो जो केयर होता है कभी-कभी, इमोशनल एक्सप्रेशन, वो एक बच्चे को साथ में रखना, क्योंकि मम्मी के साथ वैसे भी 9 महीने रहता है। तो वो एक अलग ही उनका एक इमोशनल सिस्टम भी बना होता है। इसी वजह से इमोशनल नीड्स भी अलग होती है। बायोलॉजिकल चले जाओ, एक मेल इनफाइनाइट स्पर्म बनाते रहता है। जब से बनने स्टार्ट हुए, एक एज आ गई, आप बूढ़े हो, बन रहा है। फीमेल्स के पास लिमिटेड एग्स होते हैं। दूसरा है कि एक मेल आज एक बच्चा कर सकता है, कल कर सकता है, परसों वो हर रोज़ कर सकता है, अलग-अलग। फीमेल का एक बार फर्टिलाइज़ हो गया 9 महीने तक, मतलब बहुत सारे एग्स फिर से गए, तो उनके पास अगर प्रोजेनी मतलब जो बच्चे, अगर वो बायोलॉजिकल टर्म आ गया, लेकिन बच्चे पैदा करने की अगर कैपेसिटी देखो तो 8-10 जैसे होते थे मैक्सिमम, लेकिन मेल्स के पास कितना है? काफ़ी है। अगर इसको एनिमल माइंड की तरह देखो कि एक एनिमल माइंड का एक बड़ा रोल ये है कि मेरे जीन्स कितने ज़्यादा स्प्रेड आउट हो। एक एनिमल है तो उसको है कि मेरे जितने ज़्यादा जीन्स स्प्रेड आउट होंगे उतने ज़्यादा मेरा चलेगा जनरेशन, मेरा कुछ करके जाऊँगा। बिल्कुल। मतलब टेक्निकली फीमेल को काफ़ी सिलेक्टिव होना पड़े, क्योंकि उसके पास कम चांसेस है बच्चा पैदा करने के। मेल को उतना सिलेक्टिव ना होना पड़े, मैं अनलिमिटेड है। आज अच्छी एक ट्रेट की जो एनिमल के टाइप का बोल रहा हूँ, ये ऐसा कुछ मॉडर्न नहीं। तो उसका रिप्रोडक्शन का या आजकल चीटिंग से लेके हर एक चीज़ों का सबका इसमें बायोलॉजिकल डिफरेंस भी होगा, अगर आप इस पूरा कॉन्सेप्ट समझो तो। सो आपके डीएनए से लेके, आपके स्पर्म से लेके, आपके जो रिप्रोडक्शन से लेके, साइकोलॉजी से लेके, परसेप्शन सब में डिफरेंस है, वायरिंग डिफरेंट है। एक बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है वीनस और मार्स के, मेन आर फ्रॉम मार्स या वैसा कुछ नाम है, भूल गया। उस ऐसी चीज़ है कि यार दोनों इवन तो एक ही स्पीसीज़ के हैं, लेकिन उनका साइकोलॉजी, बायोलॉजी काफ़ी एक्सट्रीम कंप्लीटली है, डिफरेंट। अलग है। जैसा कि आपने बोला कि फीमेल के सोचने का तरीका, मेल के सोचने का तरीका, इवन लाइफ में जीने का भी तरीका बहुत डिफरेंट होता है, बायोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली, हर चीज़ में बहुत डिफरेंस है। एक साइकोलॉजिस्ट के जेंडर का उसकी थेरेपी पे भी असर पड़ता है क्या? क्योंकि अगर मेल किसी को डायग्नोस कर रहा है और एक फीमेल कर रही है, क्योंकि उनके सोचने के तरीके बहुत डिफरेंट है, लेकिन पेशेंट का प्रॉब्लम सेम है, तो क्या उस पे भी बहुत असर पड़ सकता है? हाँ, डेफ़िनेटली। जैसे मैं मेल या फीमेल से ज़्यादा 2 मेल साइकोलॉजिस्ट या 2 फीमेल साइकोलॉजिस्ट भी अगर बैठे हैं किसी के साथ, डायग्नोसिस तो चलो मान लिया, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चनर होते हैं, वो तो सभी सेम ही मार्क्स देंगे वैसा। लेकिन थेरेपी स्टाइल बोलो या फिर कभी-कभी क्या होता है, सामने वाला क्या आपको बोल रहा है, उसमें डिफरेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी बार फीमेल अगर कोई क्लाइंट है जो थोड़ी बहुत कंज़र्वेटिव है, जिसको अभी तक रेपो या ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ, तो हो सकता है मेल थेरेपिस्ट के साथ कुछ ऐसी चीज़ें, स्पेशली सेक्सुअल अब्यूज़ या ऐसी चीज़ें हो, कंफर्टेबल ना हो शेयर करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जो मिस आउट हो जाए और उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़े। सिमिलर है कि कभी-कभी हो सकता है कि 2 थेरेपिस्ट है, उनका रेपो क्या है? अगर हाँ। आपको एक जन मिल रहा है और दूसरा जन मिल रहा है, तो आप किसके साथ कंफर्टेबल बैठते हो उसके ऊपर। तो मैं तो मानता हूँ मेल फीमेल में तो 100% कुछ ना कुछ चेंज होगा, लेकिन 2 अलग थेरेपिस्ट के पास भी ये होगा। मैं काफ़ी बार लोग मुझे पूछते हैं कि अच्छा थेरेपिस्ट कैसे ढूँढूँ? मेरा मानना ये वही है कि जनरल क्वेश्चन। क्वेश्चन होता है, मेरा मानना ये है कि स्किल्स तो देखो सबके पास कुछ ना कुछ होती है। मैं हिप्नोथेरेपी कर रहा हूँ, कोई और थेरेपी कर रहा होगा, सबके रिजल्ट्स होते हैं, तो किसी को कुछ नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि आप अगर कंसल्टेशन लेते हो, आप सेफ और कंफर्टेबल फ़ील करते हो, तो एक पहला अच्छा इंडिकेटर है
कि आप उनके साथ जाओ अगर आप कंफर्टेबल हो सब चीज़ें शेयर करने के लिए, बिकॉज सम टाइम्स वो जो रेपो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी आप बड़े साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, लेकिन अगर एक विंडो जैसा बीच में है जहाँ पे आप भी कंफर्टेबल नहीं, आपको लग रहा है यार ये मेरे को जज कर रहा है या फिर ये मेरे को सही से सुन नहीं रहा है, तो वो माइंड लेगा नहीं चीज़ें। माइंड को एक कंफर्ट सेफ्टी ज़रूरी है। सबकॉन्शियस माइंड का बहुत अगर हील होना ना सबकॉन्शियसली, तो सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा क्राइटेरिया ये है कि उसको सेफ्टी और ट्रस्ट फील होना चाहिए, तभी आगे बात चली। इसलिए मैं कभी-कभी मैं बोलता हूँ मेरे साथ नहीं, अगर किसी को सेशन में कभी-कभी फॉलोवर्स होते हैं जो पूछ लेते हैं, मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही थेरेपी लो। आप किसी के पास लो जिसके कम फॉलोवर्स हो, जिसकी हो सकता है स्किल्स या उतना साल काम भी नहीं किया, लेकिन अगर आपको उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड हो ना, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अलग-अलग इंसान में अलग-अलग टाइम पे आ सकता है। दूसरा एक होता है कि खुद का प्रोग्रामिंग साइकोलॉजिस्ट का। अगर सोचो मैं एज़ अ साइकोलॉजिस्ट मानता हूँ कि एक पर्टिकुलर रेस के लोग खराब ही होते हैं और वही मेरे सामने आके बैठ गया, तो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट या उसकी स्टोरी को देखने का नज़रिया ही अलग होगा। इसी वजह से थेरेपिस्ट एक तो न्यूट्रल हो कि कुछ भी बोल दे। मैं जैसे मैं बोलता हूँ मेरे सामने कोई मर्डर करके भी बैठा ना, हाँ वो एक क्रिमिनल है, वो अलग स्टोरी है, लेकिन मेरे सामने एक क्लाइंट बैठा है ना, तो मैं उसको ऐसे देखूंगा एज इफ कि यार यार इसके लिए सही होगा तो ही किया। सो कभी कभी क्या होता है थेरेपिस्ट की प्रोग्रामिंग, उसका सोचने का तरीका, वहाँ पे डिफरेंशिएटर आ सकता है। जैसे मैं लड़के की तरह ही सोचूंगा, लड़की कितना भी उसका प्रॉब्लम बोल दे मैं समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन कभी मैं वो फील नहीं कर पाऊंगा जो यहाँ पे एक लड़की बैठ के फील करेगी उसका पेन। सेम चीज लड़के का है कि लड़का बैठा है तो मैं कोरिलेट करूंगा, यार 5 दोस्त है जो उसको चिढ़ाते हैं, मैं आराम से कोरिलेट कर दूंगा और वो हंसता है। लेकिन एक लड़की यहाँ पे बैठी है वो परसेप्शन नहीं ला पाएगी क्योंकि वो इस चीज से गुजरी नहीं है। सो वहाँ पे वो डिफरेंस आ सकता है। लेकिन मेजरली जो मैंने देखा है कि बहुत सारे मेल थेरेपिस्ट है जो बहुत फीमेल्स के साथ काफी अच्छे हैं, और उल्टा भी है। बट कभी कभी स्पेसिफिक हो जाता है, कभी कभी तो रेस स्पेसिफिक होता है, यहाँ पे नहीं होता, लेकिन वेस्ट में वो ब्लैक है तो बोलता है मुझे ब्लैक थेरेपिस्ट ही चाहिए, बिकॉज दे फील के वो मुझे अच्छे से ज़्यादा समझेगी, वो आपने जो बोला कि वो कंफर्टेबल फील कर फील पाते हैं, करे। मे बी हाँ जी, वही एक रीज़न। मेजर रीजन हो सकता है। बट इवेंचुअली जो सबकॉन्शियस की फील्ड जो है ना और थेरेपी की, उसमें खेल रेपो का है, एक बॉन्ड का है। अगर आप अनकॉन्शियस माइंड के साथ एक सेफ्टी ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप बिल्ड करो ना, तो सबकॉन्शियस सामने से ही चीज़ें कर देगा, आपका आधा काम हो चुका है। अगर वो आप बिल्ड ना करो तो आप बड़े से बड़ी टेक्निक कर दो, आपके बाजू में दो भगवान आके बैठ जाए बोले ये कर ले, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। सो दैट इज़ वेयर आई फील ट्रस्ट, सेफ्टी और वो रेपो बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने भी मर्डर का नाम लेके, एक मर्डर बैठा है मेरे सामने, तो उससे मुझे एक चीज़ याद आती कि आज की डेट में रेप, एसिड अटैक्स जैसी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं और दिन पे दिन बढ़ रही हैं, इनके नंबर्स बढ़ रहे हैं, ये फ्रैक्शनली बढ़ रहे हैं। तो इनके पीछे की क्या साइकोलॉजी होती है, क्या माइंड होता है उनका, क्या किस कारण से वो इतने बड़े स्टेप्स लेने के लिए भी सोचते भी नहीं है कि इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, सामने वाले की लाइफ पे क्या हो सकते हैं, मेरी लाइफ पे क्या हो सकते हैं। ओके, सो इसमें 2-3 चीज़ें हैं, किसी में हो सकता है मिक्स हो, किसी में तीनों एक्सक्लूसिव हो। सबसे पहले तो मोस्टली जो एक्सट्रीम ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, मर्डर, रेप, उसके लाइफ में 90 टू 95% लोगों की लाइफ में आप पीछे जाओगे ना, तो ये जो मैंने एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की बात की, बचपन में ट्रॉमा, बचपन में अब्यूज़ आएगा ही आएगा। तो एक तो है कि उनका माइंड एक तो नेगेटिवली प्रोग्राम हुआ है और बहुत सारा उन्होंने खुद नेगेटिव इमोशन सप्रेस किए होंगे, फील किए होंगे, तो ये हिस्ट्री रहती है। मतलब ये है कि उनके पास ट्रॉमा की हिस्ट्री है, वो लोग खुद विक्टिम रहे हैं। वो हो सकता है रेप के विक्टिम नहीं थे, लेकिन रोज पापा बेल्ट से मारते थे, बट वो खुद एक तरीके के विक्टिम रहे हैं। लेकिन ये चीज उनको वैलिडेट नहीं कर सकती कि इसने आके क्यों क्राइम कर दिया। आगे जाके जब भी इन्होंने ये खुद विक्टिम रहे हैं ना, तो कुछ उनके अंदर इनसिक्योरिटीज भी आती है। जैसे उनका सेल्फ एस्टीम काफी लो होता है, उनको होता है कि यार मैं कहीं पे मेरा पावर दिखाऊं सबकॉन्शियसली, क्योंकि मैंने इतना सप्रेस किया, मैं कहीं पे पावरफुल दिखूं। रेप फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल चीज है, लेकिन 90% लोग सेक्सुअल चीज के लिए वो नहीं करते। प्लेजर के लिए नहीं कर रहा, प्लेजर के लिए सेक्सुअल। कोई नहीं कर रहा, प्लेजर आपको 500 रुपये मिल जाएगा, होना नहीं चाहिए लेकिन मिल जाएगा। लेकिन पैसे वाला इंसान भी रेप करेगा। अगर उसको प्लेजर ही चाहिए था तो वो एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेता। वो ये जो मैं बोल रहा हूँ पावर गेम हो गया, वो जो उसका लो सेल्फ एस्टीम है ना, कहीं पे उसको पावरफुल बनने का मौका मिल रहा है, तो पावर गेम हो जाता है। उसके साथ साथ मुझे और एक चीज लगती है कि कहीं ना कहीं पे इनकी जो साइकोलॉजी है, फॉर एग्जाम्पल जैसा बोलोगे एक्सट्रीम मार दिया, वो सेल्फ सैबोटाज की भी है सबकॉन्शियसली।
कॉन्शियसली वो सोच सकता है मैं रेप करके बच जाऊंगा, मर्डर करके बच जाऊंगा, लेकिन मोस्ट लोग पकड़े जाते हैं। वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उनकी हिस्ट्री देखोगे छोटा मोटा, वो सेल्फ साबोटाज करते हैं, मतलब वो ऐसे स्टेप्स लेंगे जिससे उनको ही हार्म हो। और वो अगेन कहीं पे बचपन में स्टोरीज है जहाँ पे उनको माता पिता मारते थे जो थे, वहां से उन्होंने एक सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग ली। वही बच्चा स्कूल में भी झगड़ा करेगा, वो चोरी करके भी पकड़ा जाएगा, वो इंसान कोई क्राइम करके भी खुद के पैर पे जैसे कुल्हाड़ी मार दी, वही है वो इसको एंजॉय भी एक्सट्रीम। कर रहा है एक तरीके से। और चौथा अगर आप जाओ कि वो एंजॉय करने लग गए, मतलब उनका इतना ज़्यादा डिटैचमेंट हो गया है, वो जो उनका एम्पैथी बोल दो, जो इमोशनल साइड है अच्छी, जहाँ पे हम दूसरों के लिए बुरा फील करते हैं, वो इतना सप्रेस हो चुका है, उतना दब चुका है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, ये जो हमने बात करे। फिर उनको वो पेन नहीं लगता, वो जो मज़ा आता है उनको, उनको पावर फील करता है। जैसे एक विलन मूवी आई थी, उसकी बीवी के सामने वो कुछ नहीं बोल सकता। अगेन ये मूवी है लेकिन एग्जाम्पल अच्छा है। तो वो पावर एक दूसरी औरत पे दिखाएगा। बचपन में माँ बाप को वो मार नहीं सकता था, लेकिन आज उसको एक अकेली लड़की मिल गई तो वो कर ले। वो कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं अपने माइंड में अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए ऐसी एक्टिविटी कर। हाँ मतलब कुछ ना कुछ वॉइड है, जिसको अगर आप थेरेपी या ऐसी साइकोलॉजी में बोलेंगे, एक वॉइड है उसके अंदर पावर का, या उसके अंदर एक पार्ट है जो वो फील करना चाहता है, तो उसको भरने के लिए वॉइड को वो कर सकता है। जैसा कि आपने बोला कि एक किसी पर्सनल ट्रॉमा या लाइफ में कोई ऐसे इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से लोग ये करते हैं। आपने लव का भी कई बार नाम लिया कि लव रिलेशनशिप में भी ऐसी कई चीज़ होती है जिसको लोग ट्रॉमेटाइज फील करने लग जाते हैं। एक रिजेक्शन एक एक पार्ट है लाइफ का लोगों के। रिजेक्शन कई तरीके से लोगों की लाइफ में आता है कि जैसे लव रिलेशन में हो गया या सक्सेस में हो गया, करियर में हो गया, या हम ग्रो नहीं कर पा रहे, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं लेकिन बॉस आपको रिजेक्ट कर रहा है, आप भले कितने भी काबिल हो। उस वजह से भी लोग बहुत बड़े-बड़े स्टेप्स ले लेते हैं कि हम सुसाइड ही कर लेते हैं लोग, कि यार मैं तो मेरी लाइफ में मुझे उसने छोड़ दिया या मुझे उसने बढ़ने, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। हाँ, तो रिजेक्शन इतना बड़ा रोल कैसे प्ले करता है कि हम अपनी लाइफ ही एंड कर देते हैं और लोग उसके आगे नहीं सोच पाते कि हम अगर रिजेक्ट एक जगह से हो रहे हैं तो हम दूसरे जगह शिफ्ट करें। सो पहले तो रिजेक्शन होता है, उसके साथ काफ़ी सारे इमोशंस आते हैं। जैसे आपके लाइफ में इमोशंस आ रहे हैं ना, आप लॉजिकली आगे सोच ही नहीं पाओगे। रिजेक्शन बोल दो, स्पेशली बड़ी चीज़ में जिसके ऊपर ऑलरेडी उन्होंने बहुत इन्वेस्ट करा है, उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है। बॉस मान लो, लव लाइफ मान लो, लड़की मान लो, रोमांस। एज़ सून एज़ वो रिजेक्शन आता है ना, तो एक तो इंटेंसिटी काफ़ी हाई होगी क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हाई थी। छोटा-मोटा रिजेक्शन से वो सुसाइड नहीं कर रहा। जो उसने बोल दिया ना, चल ना, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, नहीं करेगा। लेकिन वो लड़की ने ब्रेकअप कर लिया और आज वो शादी कर रही है। तो वो क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशंस, मेरा इन्वेस्टमेंट और मेरा ऑलरेडी उसके तरफ जो इमोशन या जो भी परसेप्शन था, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था मेरी लाइफ में। और तब वहाँ से धक्का है, तो पहले तो इमोशनल इंटेंसिटी हाई होती है। मोस्ट केसेस में सुसाइड के टाइम पे, अगेन सब नहीं, लेकिन डिप्रेशन, इंसान एंशियस तो होगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा सुसाइडल केस में वो डिप्रेस्ड होता है। और ये जो रिजेक्शन है वो पहले डिप्रेशन लेके आता है और डिप्रेशन फिर सुसाइड सुसाइड। लेके आता है। उसके बीच में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्यों सवाल है, क्योंकि मैं अभी अहमदाबाद में था, वहाँ पे सर रिसर्च कर रहे, अभी पाइपलाइन में, तो मेरे को डाँट ना दे के मैं डाल दिया। लेकिन बोलते हैं कि लोनलीनेस भी बीच में आ सकता है। रिजेक्शन, लोनलीनेस, Loneliness। बिकॉज़ ऑफ वेरियस रीज़न, लव या कुछ, दैट लीड्स टू डिप्रेशन, डिप्रेशन से ये सब पूरा रू जो भी हो, डिप्रेशन का हो कुछ भी, आप देखोगे हाइली डिप्रेस्ड इंसान पहले तो सैड, लो रहेगा, लोगों के साथ शेयर नहीं करेगा चीज़ें। तो जो डिप्रेशन की इंटेंसिटी है, उसके साथ-साथ वो जो रिजेक्शन का इमोशन है, वो ये सब चीज़ों में आपको कर सकता है ट्रिगर कि वो सुसाइड करे। और अगर आप इंटरेस्टिंग, अगर मैं थोड़ा एक स्टेप पीछे जाऊँ ना, लेकिन इस सुसाइड को भी फिर आप लिंक कर सकते हो कि बचपन में एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जिसके ज़्यादा होते हैं, चांसेस ज़्यादा है कि वो ट्रिगर जल्दी हो, डिप्रेस जल्दी हो और सुसाइड करे। तो अगेन आप थोड़ा बहुत पुश करोगे तो बचपन की मेमोरीज़ काफ़ी, इवन दो याद नहीं है और हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं। लेकिन आज से 10 साल बाद आप देखोगे, ये बचपन की मेमोरीज़ साइकोलॉजी में स्लीप, ड्रीम्स और आपकी जो रिलैक्सेशन सिस्टम को कैसे एक्टिवेट करो नेचुरली, ये तीनों फ्रंट लाइन पे होंगे। इसके पीछे लोग भागेंगे, जो आज हो सकता है कम लोग भाग रहे हो। आज आपकी जो भी डेट है, आप 10 साल बाद जो ऑडियंस है आना और ये पेज देखना और फिर देखना ट्रेंड्स जो होंगे ना साइकोलॉजी में, ये 3 के पीछे होंगे, क्योंकि 3 सबसे रूट्स है बहुत सारे प्रॉब्लम्स के और तीनों में आंसर है हीलिंग का। तो धीरे-धीरे अभी जैसे हमारा परसेप्शंस बढ़ रहा है साइकोलॉजी में, माइंड में, ये तीनों बिल्डिंग ब्लॉक्स हो जाएँगे। हम्म। इंडिया वैसे तो लोवेस्ट
है ना डाइवर्स रेट कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पे भी डाइवर्स रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जो हम पहले बहुत कम देखते थे, आज की डेट में बहुत कॉमन हो गया है। और इसमें भी जो सबसे बड़ा रीज़न है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। मेरा ऐसा मानना है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 2 कारणों से हो सकता है। एक, या तो आप अपने पार्टनर से किसी चीज़ से बहुत नाराज़ या दुखी या आप वो परेशान हैं इससे है ना अपने पार्टनर से, या फिर आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। आपके हिसाब से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना प्लेज़र साइड ज़्यादा है कि हम कोई किसी की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, या वो उनकी मैरिड लाइफ़ में प्रॉब्लम की वजह से है? लेकिन इसके साथ मैं चाहूँगा कि आप इसमें एक सॉल्यूशन भी दें कि हम कैसे अपने पार्टनर के साथ आगे, जैसे कोई न्यूली वेड कपल है जिसे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, कैसे वो इस स्टेज से बच सकता है? ओके, सो सबसे पहले तो दोनों कारण हो सकते हैं। हो सकता है सेक्सुअल लाइफ सही ना हो, सो दैट फिर वो दोनों हो सकते हैं। देखो मेल फीमेल्स दोनों इक्वली आई थिंक अभी अगर डेटा देखोगे चीटिंग में या एक्स्ट्रा मैरिटल में है। तो एक तो प्लेज़र एक बहुत बड़ा पार्ट है। खबर पार प्लेज़र एक तो इंडियन सोसाइटी में उतना खुल के बात नहीं होती। लेकिन एक कपल की बॉन्डिंग से लेके एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में कभी-कभी खाली प्लेज़र सही हो और 5 चीज़ें बिगड़ी हो ना तो डिवोर्स रेट कम है। बट अगर ये ऊपर-नीचे गया तो चांसेस ज़्यादा है कि और कॉम्प्लिकेशंस आएँगे। इवन दो ये प्रायोरिटी नहीं है लेकिन फॉर योर माइंड, फॉर योर इमोशंस, फॉर व्हाटएवर ये बहुत ही बड़ा एक हिस्सा है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। प्ले करता है। सो एक तो वो हो सकता है। दूसरा है कि जैसे आपने बोला इमोशनल नीड्स हो सकती है। वो हो सकता है कि घर पे स्ट्रेस रहता है तुम्हें बाहर अच्छा लग जाए। वरना हस्बैंड वो इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहा, ये दे रहा है। हस्बैंड वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे रहा, वो भी फाइनेंशियली इनडायरेक्टली वो स्ट्रेस कम करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो मेरा मानना है और एक ये है कि अभी ईज़ी एक्सेस है। बिल्कुल। आज आपको चीटिंग करना है तो 2 ऐप डाउनलोड करनी है। आपको 3 मिनट में एक मैच मिल जाएगी। चौथे मिनट पे आप कै कॉफ़ी में हो सकते हो, 5वें मिनट पे कुछ और। कुछ जो पहले कम था। पहले कॉन्टैक्ट्स थे लेकिन वो नोन लोगों में मेरा भाई इसको जानता है, इस दिन कहीं पे मिल गई चालू हो गया। वो काफ़ी रेयर और काफ़ी लंबा प्रोसेस एंड इसी वजह से वो दिमाग में भी नहीं था। अब क्या हो गया कि बहुत ही ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। आज अगर मुझे एक लड़की पसंद है, एक खाली उसका इंस्टाग्राम का हैंडल मिल गया तो मैं उसको मैसेज कर सकता हूँ। वो आज से 10 साल पहले तो नंबर ढूँढना किसी का तो लैंडलाइन ना हो। तो एक तो टेक्नोलॉजी की वजह से ओवरऑल नॉट ओनली मैरिज में लेकिन रिलेशनशिप्स काफ़ी फ़ास्ट अ, अब चीटिंग एज़ वेल एज़ अप्रोचेस काफ़ी ईज़ी हो गए हैं। और अगर ये सब बढ़ेगा मतलब हर उसके साथ जो चीज़ें आती हैं वो बढ़ने वाली है। जो आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो मेरे से ज़्यादा एक साइकोलॉजिस्ट है जिसने 30 साल रिलेशनशिप और उस सब चीज़ों में रिसर्च किया है। वो एक कपल को बिठा के 5 मिनट में 90% एक्यूरेसी से बोल सकते हैं ये डिवोर्स करेगा कि नहीं करेगा। अब जो काफ़ी न्यूली हाई वेड है। हो तब भी। कोई भी हो वो उनका इंटरैक्शन देखेगा, वो 5-10 मिनट में 90% एक्यूरेसी कि ये लोग डिवाइस करेंगे इसने बोल दिया ना मतलब 10 में से 9 लोग को बोला है तो 9 लोग का हो रहा है। तो उन्होंने एक बुक लिखी है 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मेकिंग योर मैरिज वर्क। जिसमें पहले तो उसने 2 चैप्टर्स में खाली और खाली वो जो क्राइटेरिया क्या देखता है कपल में, जिससे उसको पता चलता है कि ये डिवोर्स करेंगे वो लिखे हैं। मतलब आप पहले 2 चैप्टर पे जाओगे और मार्क करोगे अरे ये हम कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे और उसमें अगर आपको 3-4 पॉइंट मिल गए जो आप कर रहे हो तो पहले तो वो करना बंद कर दो। क्योंकि वो अगर आपके लाइफ में है रिलेशनशिप में तो चांसेस है कि आपका डिवोर्स हो सकता है। तो फर्स्ट इज़ आपको रेड फ्लैग्स मिल जाएँगे जो अवॉइड करने हैं। लेकिन आगे जाके उसके रिसर्च के हिसाब से उसके पास टेक्निक्स है या फिर कुछ टिप्स है जिससे आप अपनी जो हिलती हुई मैरिड लाइफ है अगर दोनों चाहो, एक एक हाथ से ताली बजेगी नहीं। वो एक बंद करेगी दूसरा तो करेगा तो अगर दोनों चाहो तो कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो जिससे वो जो रोमांस बोल दो, वो जो स्पार्क बोल दो, वो धीरे-धीरे वापस आए एंड इवेंचुअली बढ़े। सो मेरे से बढ़े और मैंने इनके बारे में बात की है छोटी-मोटी टिप्स लेकिन अगर एक्चुअली में समझना है और किसी को एक्चुअली में ये नहीं कि एक मैं छोटा-सा आंसर दूँ तो 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मेकिंग अ मैरिज वर्क बहुत ही सिंपल बुक है। हाइली रिकमेंडेड अगर रिलेशनशिप्स में अगर आप जा रहे हो। अभी हाल ही में संदीप माहेश्वरी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि मेडिटेशन से कुछ करने से कुछ नहीं होता। आपको कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आप ऐसे ध्यान लगा के बैठे हैं, तो आप अपना सिर्फ ईगो बूस्ट कर रहे हो, एंड में आपको कुछ मिलेगा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ को करने का। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट हैं और मेडिटेशन मुझे लगता है इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। आप
हिप्नोथेरेपी भी करते हैं, तो वो भी एक तरीके से मेडिटेशन प्रोसेस का ही जैसा ही हो तरीका गया। जैसा हो गया, इसका टाइप हो गया। तो आप इसे कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? सो पहले तो मेडिटेशन अगर आप स्पिरिचुअल साइड पे ना भी देखो, तो वो काफ़ी अगर आप साइंस के पीछे भागो, अभी न्यूरो साइंस जो बात करता है माइंडफुलनेस हो जाए, मेडिटेशन, तो उसके ऑलरेडी खाली आपको शांत बैठने के, आप अगर अपने मन को शांत करके 10, 15, 20 मिनट बैठ सकते हो, उसके साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं। हुँ, फोकस इंप्रूव होना, अटेंशन इंप्रूव होना, मेमोरी इंप्रूव होना, इमोशनल बैलेंस होना, स्ट्रेस रिलीफ होना। हुँ, जो 4-5 चीज़ें आज लोगों में कमी है। मतलब मैं तो मानता हूँ कि ये जो साइंटिफिक बेनिफिट्स है, जो रिसर्च्ड है, उसके लिए बैठ जाओ, मेडिटेशन जैसे प्रोसेस के लिए। दूसरा अगर इसका एंगल देखो तो मेडिटेशन या कोई भी ऐसे प्रोसेस हिप्नोसिस जैसे आप करो, तो आपकी ब्रेन वेव स्लो होती है। आप एक अल्फा बीटा स्टेट से धीरे-धीरे डीप थीटा स्टेट में जाते हो। फिर डेल्टा आता है जो नींद है बहुत ही डीप। अगेन जो थीटा स्टेट है वो न्यूरोलॉजिकली प्रूवन है कि आपके अंदर मेमोरीज इंप्रूव करता है, आपकी क्रिएटिविटी बाहर लेके आता है, आपके इमोशंस को हील करता है, बैलेंस करता है। उसके साथ-साथ आपको एक नया परसेप्शन भी प्रॉब्लम्स के लिए दे सकता है, मतलब सॉल्यूशंस दे सकता है। जो यूजुअली काफ़ी बार मेडिटेशन का बात करते हैं लोग कि भाई मुझे एक नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है, मुझे कुछ सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वो थीटा स्टेट ब्रेन वेव जो है, उसके अंदर ब्रेन कर सकता है। उसके साथ-साथ काफ़ी सारी चीज़ें हील भी कर सकता है। मतलब अगर मैं स्पिरिचुअलिटी को साइड पे भी रख दूँ, बट कोई भी ऐसा प्रोसेस, वो मेडिटेशन बोल दो, हिप्नोसिस बोल दो, और बहुत सारे ऐसे होते हैं, योग निद्रा, वो आपको एक ऐसे ब्रेन स्टेट में डालते हैं जिसके 110% बेनिफिट्स हैं। तो पहले तो अगर इस चीज़ की समझ किसी को नहीं है सही से और वो खुला ऐसा कुछ बोल रहा है, तो मैं पहले उनको इनवाइट करूँगा कि थोड़ा रिसर्च समझे और समझे कि स्पिरिचुअलिटी पे अगर आप बात कर रहे हो, उसको कुछ भी गाली दे रहे हो, लेकिन इन सब चीज़ों का एविडेंस है साइंस के अंदर और आज लोग बेनिफिट्स ले रहे हैं। हुँ, अगर स्पिरिचुअल एंगल पे देखो, आप हो, मैं हूँ या संदीप माहेश्वरी हो, हम लोग मरेंगे तभी पता चलेगा कि आत्मा है कि नहीं। तो मैं मानता हूँ एक ओपिनियन होना चाहिए, जो उनका भी है, आपका भी है, मेरा है, लेकिन किसी पे थोपना नहीं चाहिए अपना ओपिनियन। अगर ऐसा ही होगा, वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आपकी एक फॉलोइंग है, मेरे पास अगर ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, तो कुछ बच्चे होंगे, जो मैं जो बोलता हूँ ना, वो 100% वो मान लेते हैं। दैट इज़ वेयर एक ओपिनियन रखो, लेकिन कहीं न कहीं पे समझो उसका साइंस भी। मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि आज की बात है। हाँ, ट्रेंड चल रहा है इसलिए मैं मेडिटेशन करने बैठ गया, वो नहीं करने बोल रहा। लेकिन अगर आपको मन से इच्छा है और आप कर रहे हो, तो हज़ारों साल से हमारे यहाँ पे, फिर आज साइंस और वेस्टर्नर्स भी वैलिडेट कर रहे हैं ये सब रिलैक्सेशन प्रोसेसेस को। तो मुझे लगता है वो डिस्कार्ड नहीं, आज ज़्यादा यूज़ होना चाहिए। सो दैट इज़ वेयर आई थिंक के थोड़ा हमारे रहना चाहिए। गॉड, जैसे हम शिव जी की बात करें तो महादेव एक मेडिटेशन उसमें नमाज़ पोजीशन में ही बैठे हाँ, रहते हैं। वो भी एक मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप ध्यान लगाते हैं तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरीके से मेडिटेशन को खारिज कर देना बहुत बड़ा येस। स्टेटमेंट होगा। और एक जो होता है कि चलो हिप्नोसिस की हमने बहुत सारी बात की, वो आपको कोई और चाहिए उस स्टेट में लेके जाने के लिए। दूसरा एक स्लीप की बात की, स्लीप में नेचुरली होता है। एक मेडिटेशन ही ऐसा है कि सेल्फ डायरेक्टेड है, जो आपको कहीं न कहीं पे इवन दो डायरेक्ट नहीं, मतलब हिप्नोसिस जैसे नहीं कि मैं मेरी याद आ गई कुछ हो गया, लेकिन आपके माइंड को उस स्टेट में लेके जाता है जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। हाँ, कुछ लोगों के लिए उस स्टेट में जाके रहना, जाना डिफ़िकल्ट हो सकता है, वो एक मेडिटेशन का लर्निंग हैबिट जैसा प्रोसेस है, वो अलग स्टोरी है। इसी वजह से सबके टाइमिंग, सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। जैसे मैंने बोला आपका सबकॉन्शियस इलॉजिकल है, लेकिन उसको डिस्कार्ड करने से ज़्यादा आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। जब हमारा ब्रेन रिलैक्स नहीं हो रहा, आज आप फ़ोन पे ही हो, ब्रेक ले रहा कोई, तो ब्रेक पे फ़ोन है, तो माइंड वैसे ही बंद नहीं हो रहा। तो वो जो ब्रेक चाहिए ना माइंड को, वो भी ये चीज़ दे सकती है। मतलब आज सबसे ज़्यादा हाई टाइम है, बी स्पिरिचुअलिटी या मेंटल पीस या मेंटल जो और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनके सॉल्यूशन में, कहीं न कहीं पे आपको एक माइंडफुल मेडिटेशन जैसा प्रोसेस आपके लाइफ में होना ही चाहिए। अगर मैं हूँ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैंने साइंस, बायोलॉजी पढ़ी है, मैंने क्लाइंट्स के साथ काम किया है, तो लास्ट चीज़ ये होगी अगर मैं किसी को बोलूँगा मेडिटेशन बंद कर दो, ये सब टाइम पास है। ये लोगों का नज़रिया है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये देखिए एक तरीके से मैं आप कह सकते हैं कि बहुत ईज़ीएस्ट फ़ॉर्म है अपने आप को थोड़ा-सा बेटर के स्टेट में लाने का यस, अपने यस। ब्रेन को, बिल्कुल। क्योंकि आपको देखो हुँ, टाइम आपका लेना है, हुँ, आपको और कुछ करना नहीं है। तो मैं बहुत बार मेरे जो टेक्निक्स होती हैं ना उसमें ये भी हो जाए, मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा मालूम? आप 1 महीना करोगे, रिज़ल्ट नहीं आएँगे, बंद कर दो। रिज़ल्ट आए तो कंटिन्यू करो। हुँ। लेकिन अगर रिज़ल्ट नहीं भी आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आप कहीं पे आपके फ़ोन के बगैर 10-20 मिनट शांति से बैठोगे 1 महीना, उसपे खराब तो नहीं होने वाला। इसमें नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है मतलब। जो है तो बेनिफिट है या फिर कुछ नहीं है, हाँ। लेकिन वो जो 20 मिनट की शांति है ना, आज कुछ लोगों के लिए वो भी एक
गोल्ड की जैसे है, बिल्कुल। क्योंकि कुछ लोगों का मन आज बंद ही नहीं होता। लोग आजकल ऐसे जोन्स में जाना पसंद कर रहे हैं जहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है। हाँ जी, लोग वहाँ पे पैसे दे के वैकेशंस पे जा रहे हैं। क्योंकि अभी ये जो है वो अगर चलते रहता है तो लोगों को वो शांति चाहिए। वो धीरे-धीरे बिल्ड भी होती है। कभी-कभी ऐसा नहीं कि आज आपने बैठ गया मेडिटेशन पे आपने पीस फ़ील कर दिया। वो एक स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन स्टार्ट भी बिलीफ के साथ होना चाहिए, और ऐसी स्टेटमेंट जो होती है वो कहीं न कहीं पे लोगों की वो बिलीफ पीछे लेती है और इससे फिर रोकती है लोगों को। एक आखिरी सवाल आपसे, पॉड एडिक्शन आज की डेट में बहुत तेज़ी से इंडिया में बढ़ रहा है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न आप एक्सेस कह सकते हैं। इंटरनेट यूसेज बहुत ईज़ी हो गया है, बच्चों के हाथ में मोबाइल आ चुका है, माइनर रेप्स जैसी है ना प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं। तो पॉर्न एडिक्शन भी ब्रेन को कितना डैमेज कर सकता है और उसके और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं? ओके, सो पॉर्न एडिक्शन पहले तो कोई भी और एडिक्शन जैसा है पहले कि आप एक बार करना चालू करो, एडिक्ट हो जाओ तो फिर आपको चाहिए। जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो कि आप अगर कंटिन्यूअस एक पर्टिकुलर टाइप का चीज़ देख रहे हो ना, तो एक तो आपके ब्रेन को फिर वो सेक्सुअल स्टिमुलस या फिर वो सेक्सुअल अराउज़ल के लिए पॉर्न की ज़रूरत पड़ती है। आप आज काफ़ी सारे ऐसे किस्से हैं जिसमें हस्बैंड को पॉर्न देखना पड़ता है वाइफ़ के साथ सेक्स करने के टाइम पे, सो दैट वो इरेक्शन रहे। अगर वो पॉर्न नहीं देखेगा ना, तो उसको अराउज़ल ही नहीं होगा। तो उसके लिए एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहा है टू मतलब डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा उसका एसोसिएशन हो चुका है लिंक्ड अप हो गया सेक्सुअल कब ब्रेन। अराउज़ल और पॉर्न के साथ। तो एक तो सबसे बड़ा ब्रेन के ऊपर और बॉडी के ऊपर, क्योंकि देखो अराउज़ल ब्रेन में स्टार्ट होगा, फिर बॉडी रिएक्ट करेगी। तो अभी दिमाग को वो विजुअल्स चाहिए, तभी वो बॉडी रिएक्ट करेगी, वो सेक्स कर पाएगा। तो उससे प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि फिर आप पॉर्न के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। बट इससे वाइफ़ का सेल्फ एस्टीम लो होता है। कभी-कभी क्या होता है, हस्बैंड अगर अराउज़ नहीं हो रहा, कहीं न कहीं पे वाइफ़ को फ़ील होता है कि ये मेरी गलती है, मैं उतनी अच्छी हूँ नहीं। तो यहाँ पे वाइफ़ का सेल्फ एस्टीम लो होता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं है, तो इसको ये देखना पड़ रहा है। लेकिन गलती कहाँ पे है? जो देख रहा है। और ये ऐसा नहीं बोल रहा, हस्बैंड वाइफ़ दोनों सेक्स इंटरचेंजेबल है। सेकंड इसकी ये एडिक्शन जैसा है, मतलब उसको कंपल्सिवली पूरे दिन में देखना है, और पॉर्न के साथ आता है मास्टरबेशन भी मोस्टली। ऐसा नहीं होगा पॉर्न देख लिया खत्म हो गया। तो मास्टरबेशन भी रिपीटेड करने का एक एडिक्शन जैसा हो जाता है। वो करे नहीं तब तक बेचैन नहीं हो, और उसका पूरा दिन जो है वो वहाँ पे निकलता है, कब मैं फ्री हूँ, कब मैं अकेला हूँ और मैं करूँ। तो काफ़ी जैसे नॉर्मल सिगरेट अगर कब पीऊँ पीऊँ वैसी चीज़ है। तो ब्रेन को फिर या बॉडी को फिर वो कंपल्सिव नीड हो जाती है। दूसरा आप देखोगे कि कहीं न कहीं पे ये लोग जो फ्री है, आप अकेले बैठे हो तब सबसे ज़्यादा चांसेस है कि आप ये सब चीज़ों में पड़ोगे। तो ये भी एक देखा गया है कि जो कौन फ्री होगा जिसकी सोशल लाइफ नहीं है, जो अकेला बैठा रहता है। मतलब ये ऑलरेडी हो सकता है और प्रॉब्लम्स का शिकार है, तो ये अकेला है। तो और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं तभी उसके साथ ये एडिक्शंस आते हैं, फिर वो कंटिन्यू करते हैं। सो कहीं न कहीं पे मेंटल हेल्थ, फिर आपका सेक्सुअल हेल्थ, एज़ वेल एज़ आपका दिमाग, जो फिर कॉन्स्टेंटली एक सेक्सुअल थॉट्स में घुसा रहता है, सब इम्पैक्ट हो रहा है, और फिर वो साइकिल चलती है। इसके सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन है, आपकी पहले मेंटल हेल्थ सुधारने की कोशिश करो। कभी-कभी वो एडिक्शन रोकना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन वो एडिक्शन को जो स्पाइस अप कर रहा है, वो हो सकता है आपका अकेलापन हो, लोनलीनेस, आपके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से आप घर पे बैठे हो, आपको फ्री टाइम ज़्यादा है, या फिर आपको ये थॉट्स है, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन या कोई रीज़न, वो सॉल्व करो। फिर और एक रीज़न ये है कि आपकी सोशल लाइफ़ नहीं है। अगर मेरे 10 दोस्त बैठे हैं, तो मैं थोड़ी ना पॉर्न चालू करूँगा। तो इसके जो रीज़न्स हैं, जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कभी-कभी पहले उनको टैकल करने की ज़रूरत है। अगर आप डायरेक्टली कभी-कभी पॉर्न एडिक्शन या कोई एडिक्शन पे काम करने जाओगे ना, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रिगर्स अभी भी है। अगर पान का गल्ला है मेरे सामने, तो वो ट्रिगर है कि मैं सिगरेट लूँगा। तो मैं अकेला बैठा हूँ लैपटॉप पे, डिप्रेस्ड, तो चांसेस ज़्यादा है मैं पॉर्न चालू करूँगा। लेकिन अगर मैं डिप्रेशन पे काम करूँगा और ठीक होऊँगा, तो मैं चांसेस ज़्यादा है कि मैं बाहर काम करने जाऊँ। बाहर काम करने जाऊँ, सोशल लाइफ़ हूँ, तो वो प्रॉब्लम ही ना हो। सो कभी-कभी ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए आप इनडायरेक्ट रास्ता लो तो बेहतर होता है, क्योंकि वो कॉज़ेज़ वहाँ पे हैं। ये तो बिहेवियर है। वो बिहेवियर को स्टॉप करने जाओगे डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कॉज़ पे जाओ। एक लास्ट चीज़, आप लोगों को एक ऐसा रूटीन बताइए जिसकी हेल्प से वो एक अच्छी लाइफ जी सकें, उनको फिजिकल और मेंटल इश्यूज ज़्यादा इफेक्ट ना करे। अगर कुछ है नहीं कोई ऐसा ट्रॉमेटाइज इंसिडेंट प्रॉब्लम्स नहीं नहीं। हुआ, उनके साथ प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कैसे इस चीज़ से अभी भी बच सकते हैं? ऐसा कुछ आप रूटीन में तो बताइए। एक रूटीन से भी ज़्यादा सबसे बड़ा सजेशन है, अपनी नींद, स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी सही रखो। फिज़िकल के लिए भी,
क्योंकि फिजिकल बॉडी के जो बेनिफिट्स है स्लीप के, वो चाहे आपकी बॉडी रिपेयर हो, रात को डीप स्लीप में आपका ब्रेन टॉक्सिन क्लीन अप करता है, तो ब्रेन के भी फिजिकल इम्पैक्ट, एज वेल एज स्लीप का बहुत बड़ा कनेक्शन है मेंटल हेल्थ के साथ। वो ट्रॉमा हो जाए, अपना इमोशनल बैलेंस, सब कुछ। और आज आप देखोगे टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल और हज़ार रीज़न्स की वजह से सबसे ज़्यादा अगर चेंज आया है हमारे लाइफस्टाइल में, वो है हमारे सोने के पैटर्न में। जब हम 9-10 बजे सो के 5-6-7 बजे उठते थे, आज 3-4 बजे तक, और मैं भी हूँ उसमें, सब है, मतलब मैं सजेशन दे रहा हूँ, लेकिन मेरे भी है और मेरे को भी इम्प्रूव करना है। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी स्लीप क्वालिटी और टाइमिंग हैबिट्स सही रख सकता है, स्लीप हाइजीन अगर सही रख सकता है, तो आज से 10 साल बाद उससे हेल्दी इंसान नहीं होगा। और अगर कोई बिगाड़ के रख रहा है, तो चांसेस ज़्यादा है कि फिजिकल मेंटल कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस उतने ही है। सो अगर रूटीन से ज़्यादा, अगर इवन दो, क्योंकि स्लीप बहुत छोटी चीज़ है कि आज मुझे पता नहीं चला, आज अगर मैं सोया नहीं हूँ 12 घंटे तो चल जाएगा, मुझे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं कर रहा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ न्यूरो साइंस में, साइकोलॉजी में 10 साल बाद सेंटर पे स्लीप, ड्रीम्स, आरईएम स्लीप होगा। अगर आज से आप संभाल के रखोगे तो आपको टेंशन नहीं लेना तब, वरना फिर आप भागोगे कि स्लीप कैसे ठीक करो नेचुरली, दवाई लेके नहीं बोल रहा, नेचुरल वेज जिससे आपको कंप्लीटली नींद आ जाए। तो मेरा अगर एक सजेशन रूटीन से ज़्यादा होगा कि भाई अपनी स्लीप खाली ठीक कर लो। एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म लोग बोलते हैं कि टाइम हील्स एवरीथिंग। एक्चुअली रिसर्च ये कहता है कि हम जब आरईएम स्लीप में, मतलब सोते हैं और उसमें भी स्लीप के स्टेजेस होते हैं, तो ड्रीम स्टेट आता है जब हम सपने देखते हैं, तब एक्चुअली आपका ब्रेन ट्रॉमा बहुत डीप रूटेड, आपका बॉडी बहुत सारा हीलिंग करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ टाइम स्पेंट इन आरईएम स्लीप हील्स एवरीथिंग। जो 2 दिन बाद एक फ्रेंड के साथ किसी का झगड़ा होता है ना, तो सोच लेता है आज आज के बाद साले के साथ बात नहीं करूंगा, लेकिन 2 दिन बाद थॉट आता है ना, चलो ना दोस्ती है छोड़ दो इतने सालों से। वो जो 2 दिन गए ना, उसकी जो स्लीप थी ना, उसके अंदर माइंड ने उसी मेमोरी के अंदर प्रोसेसिंग करी। मैं टेक्निकल नहीं जा रहा न्यूरो साइंस में, और वो प्रोसेसिंग उसको वो लॉजिक दे रही है 2 दिन बाद। सो दैट इज़ वेयर जो हीलिंग होती है माइंड बॉडी की, उसमें स्लीप इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्लीप को ही बिगाड़ दोगे ना, तो आपका सब कुछ हिलने वाला है। और इसी वजह से आप देखोगे दुनिया में एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, सब प्रॉब्लम्स अभी बढ़ने वाले हैं। एक रीज़न तो आप बोल रहे हो कलयुग है, क्योंकि वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन कलयुग में इंसान सो भी नहीं रहा सही से, तो उस हम लोग वो तो संभाल सकते हैं। स्टो थैंक यू सो मच जैनिश जी, आज टाइम देने के लिए। इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, और आपने बहुत अच्छे से ब्रीफ में बहुत सारी चीज़ें बताई है। आई होप कि लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम सिर्फ इस पॉडकास्ट से ही सॉल्व हो जाएंगी। होपफुली लोग सीखेंगे। और ओके, थैंक यू सो मच। ऑल थैंक यू।